ओके, दैट्स गुड। आई थिंक सो आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, तो हम चलते हैं पहले सबसे कि आपसे पूछते हैं पार्टिसिपेंट से वन बाय वन, जो हमारी सीक्वेंस थी वो सेम रहेगी। उस्मान से हम स्टार्ट करते हैं। जी उस्मान भाई, काइंडली आप अगर बताएंगे अपना माइक अनम्यूट करके कि आपने मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस को कैसे सर्च किया और इस पे अप्लाई क्यों किया? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया इसको? जी। जी, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर देता हूँ रिलेटेड टू मल्टीपल मैरी क्यूरी पोजीशंस। तो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हम सारे वर्किंग फ्रॉम होम ही सिचुएशन में थे। और ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम भी है और कुछ लोगों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग भी है। और मैं अपने लिए इसे एज अ ब्लेसिंग ही समझता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें टाइम मिला कि मैं अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स को सर्च कर सका और अच्छे तरीके से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सका और अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रांगली मैं पुट फॉरवर्ड कर सका। तो मैंने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रॉम मार्च। और मुझे टोटल मैरी क्यूरी पोजीशंस और इंटरव्यू और इन सारी सिलेक्शन के अंदर मुझे 3 मंथ ऑलमोस्ट लगे थे। और मैंने इनको सर्च कैसे करना शुरू किया। यूराक्सिस एक वेबसाइट है, मेरे ख्याल है सारे लोग ही फेमिलियर हैं उससे। वहाँ पर मैरी क्यूरी की जो पोजीशंस हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर पब्लिश होते रहते हैं। और उनकी रिक्वायरमेंट्स और हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर बताई जाती है। और आईटीएन की जितनी भी लिंक्स हैं वहाँ पर वेबसाइट्स भी मेंशन कर दी जाती हैं। उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स थे उनको मार्क किया, हाईलाइट किया, जो मैरी क्यूरी के प्रोजेक्ट्स मुझे पसंद आए। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे मैरी क्यूरी के अलावा जो मुझे अच्छे लगे। लेकिन मैरी क्यूरी मुझे इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी क्योंकि एक यूरोपियन आईटीएन एक ट्रेनिंग नेटवर्क है। काफ़ी प्लान तरीके से पीएचडी को लेकर चला जाता है। लेट्स सपोज जैसे मैंने अब ये पीएचडी स्टार्ट करनी है, तो मुझे पहले ही 3 साल का एक प्लान मुझे मिल गया हुआ है। मुझे अपनी मोबिलिटीज़, अपनी ट्रेनिंग्स, हर चीज़, मुझे अपनी कॉन्फ्रेंसेज, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। और हर चीज़ फंडिंग से लेकर आपके ट्रैवल और हर चीज़ कवर्ड होती है और आपको हर तरीके से लेके चलते हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी की। और दूसरा ये कि मैं रस पहले कर रहा था, तो मुझे उससे भी आइडिया था कि रसमस मंडस और मैरी क्यूरी यूरोप के काफ़ी एक रिनाउंड स्कॉलरशिप्स हैं। तो मैं काफ़ी अट्रैक्टेड था इसके लिए। तो खैर अब वापस आता हूँ उस पर कि अप्लाई कैसे किया मैंने और कैसे मैं मैरी क्यूरी में इन्वॉल्व हुआ। तो मैंने इसी तरह आईटीएन की वेबसाइट्स के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज उसका नाम है स्मार्ट, जिसमें मैं अभी हूँ। स्मार्ट सेल्फ फिलिंग रिस्पॉन्सिव मटेरियल्स फॉर रोबोटिक्स। सो इसके अंदर 15 पोजीशंस ओपन हुई, 15 ईएसआर जो थे पोजीशंस में रिक्वायर्ड थे। और इसमें रिलेटेड टू मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी थे, रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग भी रिक्वायर्ड थे, इलेक्ट्रिकल के भी, मटेरियल के भी। और मैं चूंकि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर था और मेरा मास्टर थीसिस थोड़ा रिलेट करता था इस प्रोजेक्ट के साथ, तो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन दी इन मटेरियल इंजीनियरिंग। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मैं नेदरलैंड्स में था और 3 पोजीशंस थी जो मटेरियल इंजीनियरिंग में थी और मैंने तीनों में ही अप्लाई किया। हम एक मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट में 3 पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। एज पर मेरा जो एक्सपीरियंस है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, मुझसे इन्होंने कहा था कि आप प्रेफरेंसेस दें अपनी, कौन सा आपका फर्स्ट रेटिंग पे, सेकंड रेटिंग पे, थर्ड पे। और मैं नेदरलैंड में था, मैंने नेदरलैंड्स में भी अप्लाई किया। लेकिन मैं उस पर भी बात करता हूँ अभी क्या हुआ और कैसे प्रोसीड हुआ। तो मुझे जब उस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में मुझे एक रिसर्च प्रपोजल भी लिखना था। हर प्रोजेक्ट जिसमें मैं अप्लाई कर रहा था इसी स्मार्ट आईटीएन में, मुझे मैंने 3 जगह अप्लाई किया, तो मुझे तीनों जगह पर मुझे रिसर्च प्रपोजल एक लिखना पड़ा और एक शॉर्ट रिसर्च प्लान मुझे बनाकर भेजना पड़ा था। और इसी मैं कोरोना वायरस के टाइम में ही मैंने ये काम कर लिया था और मैंने तीनों ही सबमिट कर दिए थे। और आफ्टर द डेडलाइन, मुझे डेडलाइन एक्सटेंड भी हुई कोरोना वायरस की वजह से। आफ्टर द डेडलाइन, डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुई थी, लास्ट डे ऑफ द डेडलाइन था जिस दिन मेरे मुझे इंटरव्यू कॉल आई। और इंटरव्यू कॉल मुझे बेल्जियम से आई थी। और अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं ये बता दूं कि जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो ख़त्म हुआ सॉरी, तो मेरे प्रोफेसर ने वहाँ पर सारी सेक्रेटरी और सारी टीम मौजूद थी, उनसे पूछा कि फातिमा, टुडे हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव वी रिसीव्ड इन द लास्ट डे। तो उन्होंने आगे से रिस्पांस दिया कि दिस वाज द लास्ट डे एंड आई रिसीव 130 मोर एप्लीकेशंस फॉर द प्रोजेक्ट। तो जिस वक्त उन्होंने बताया कि 130 एप्लीकेशंस लास्ट डे में भी आ गई हैं, तो मैं तो यही सोच रहा था कि बस अब यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कि एनीवे, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैं नेदरलैंड्स में से मैंने 1 साल गुजार लिया हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने नेदरलैंड में भी अप्लाई किया हुआ है, तो आप नेदरलैंड में हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम आपको डिस्qualify करते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर 1 ईयर अपना स्पेंड कर लिया हुआ है, अपना मास्टर्स का, अपनी लास्ट 3 ईयर्स में आपने 1 ईयर वहाँ स्पेंड कर लिया, तो हम आपको उस पीएचडी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको अगर हम दूसरी पीएचडीज के अंदर हम सेलेक्ट करें तो आप उसमें आ जाएंगे, दूसरे जो आपने 2 प्रेफरेंसेस दी हुई हैं। तो मैंने उसमें विलिंगनेस शो की थी। और हुआ यही था कि मैंने बेल्जियम में इंटरव्यू दिया था, लेकिन अभी आपके सामने मैं ऑस्ट्रिया से बात, बेल्जियम के इंटरव्यू के बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया में रेफर कर दिया था।
और ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुझे प्रेजेंटेशन देने का कहा गया था। 20 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, 20 मिनट्स की, और 40 मिनट्स उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन थे। और टेक्निकल प्रेजेंटेशन थी रिलेटेड टू माय बैकग्राउंड, रिलेटेड टू माय मास्टर थीसिस और रिलेटेड टू माय रिसर्च प्रपोजल। और इस 20 मिनट के बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन आंसर 40 में, जिसमें डिफरेंट। उस्मान उस्मान थैंक यू, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन जो इंटरव्यू का है इसे हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मलिक अब्दुल वहाब की तरफ। जी मलिक। हेलो। मैंने जिस जिस तरह से पोजीशन सर्च की थी वो उस्मान से बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे मैरी क्यूरी और आईटीएन का कुछ भी नहीं पता था जब मैंने पीएचडी पोजीशन स्टार्ट की। जब मेरा मास्टर्स सेकंड ईयर ख़त्म हो गया तो मुझे पता था कि अब मेरा एक सेमेस्टर और लगेगा मास्टर में, बिकॉज मेरा थीसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने उस वक्त पोजीशन सर्च करना स्टार्ट कर दी। इनिशियली मैं पोजीशन सर्च करता था हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कि, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लमैटिक था। आपको हर यूनिवर्सिटी, लाइक यूरोप में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपनी फील्ड पे पोजीशन सर्च करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। फिर मैंने एक दफ़ा, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मुझे यूरो एक्सेस वेबसाइट का कैसे पता चला। तो मैंने यूरो एक्सेस वेबसाइट ओपन कर ली। जब यूरो एक्सेस वेबसाइट पे मैं गया तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप कीवर्ड्स, अपनी स्टेज ऑफ रिसर्च और सब कुछ देते हो, और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते जाते हैं। तो मैंने वो अपनी सर्च सेव कर ली कि मेरा मास्टर थीसिस माइक्रोफ्लूइडिक्स पे है, तो मुझे माइक्रोफ्लूइडिक्स में आगे भी पीएचडी भी उसमें परसू करनी है, और मैं अर्ली स्टेज रिसर्चर हूँ एंड ऑल दीज क्राइटेरिया। तो अब उसका ये होता था कि वो मेरी जो सर्च होती थी, जैसे ही उसमें मोर पोजीशंस आती थी तो मुझे ईमेल आ जाती थी कि इस आपकी फील्ड से रिलेटेड 5-6 पोजीशंस जो हैं बिल्कुल। वो पोस्ट हो गई हैं। तो मैं उस तरह पोजीशंस को देखता था। मुझे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। नेदरलैंड्स की कोई यूनिवर्सिटी है या जर्मनी की है या जहाँ की भी है, वो यूरो एक्सेस पे मुझे मिल जाता था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि यूरेक्सिस की वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वो कमेंट सेक्शन में रख दिया है, और जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे मैं लिंक्स आपको देता रहूँगा। जी मलिक, सॉरी। अब उसके बाद जब मुझे पोजीशंस मिलती जाती थी तो मैं उनको पढ़ता था कि व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट में उन्हें क्या रिक्वायर है, और यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्रोफेसर की रिसर्च ऑलरेडी कैसी है। तो फिर मैंने उस तरह पोजीशंस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने एमएस मैरी क्यूरी का बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं डिफरेंट पोजीशंस पे प्रोफेसर के साथ डायरेक्टली पोजीशंस होती थी, यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स होती थी, मैंने उस पर अप्लाई किया था। फिर उसके बाद पोजीशन पे मैंने अप्लाई किया। अब जिस पोजीशन पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में 2 पोजीशंस थी। तो एक पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा आउट ऑफ फील्ड थी और एक रिलेटेड थी, तो मैंने इसे एक पोजीशन में अप्लाई कर दिया था। उसके अलावा बाकी जो मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे उनमें से कोई भी मैरी क्यूरी का नहीं था। बिल्कुल एंड पे जब मैंने ये पोजीशन एक्सेप्ट भी कर ली थी, उसके बाद मुझे एक और मैरी क्यूरी की पोजीशन से इंटरव्यू की कॉल आई थी, लेकिन उस पोजीशन पे मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ था। मैंने किसी फ्रांस की एक कंपनी में अप्लाई किया हुआ था, एंड फ्रांस की वो कंपनी उस आईटीएन में थी, तो उन्होंने जर्मनी मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी, तो मुझे प्रोफेसर ने कॉन्टैक्ट किया था। दैट डिडंट वर्क आउट। तो वो अब प्रोसेस अप्लाई करने का क्या था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवर लेटर, और ये चीज़ें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जब भी जैसे ही मैंने अपना लिखा था तो मैंने अपने मास्टर्स थीसिस के एडवाइज़र को सेंड किया था। उसने फिर मुझे अपडेट किया कि भाई लाइक यू नीड टू ऐड दीज थिंग्स, बिकॉज़ फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। कोई एक दफ़ा पोस्टर कंपटीशन हुआ था विद इन डिपार्टमेंट, मैंने वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया। जो लोकल कॉन्फ्रेंस थी मैंने वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं की हुई थी। तो मुझे प्रोफेसर ने बोला कि आपको हर चीज़ मेंशन करनी चाहिए बिकॉज़ दीज थिंग्स मैटर। एंड देन इंटरव्यू, शुड आई गो एंड टॉक अबाउट द इंटरव्यू, और वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो था जो सिर्फ रिलेटेड था कि आपने जी, जी, जैसे कि बाकी दोनों ने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने भी इसी तरह उस वेबसाइट से, यूएक्स वेबसाइट से सर्च करना स्टार्ट की अपने सेकंड सेमेस्टर मास्टर्स के दौरान। और उसके दौरान मुझे पता चलता गया कि क्या प्रोसेस है, और जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, जब मेरा फाइनल सेमेस्टर था, 4th सेमेस्टर, तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया।
तो मैंने तो काफ़ी पोजीशंस के लिए अप्लाई किया था, मेरे ख्याल से मोर देन 20 पोजीशंस के लिए, और उनमें से मेरे ख्याल से 3 से 4 में मेरा इंटरव्यू भी हुआ। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो कि व्यूअर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि हम इधर क्यों हैं, कि बेसिकली जब जब मैं फेल होता जा रहा था, तो मैं अपनी गलतियाँ एनालाइज़ करता जा रहा था कि मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे कोई फीडबैक तो नहीं इस तरह का दे रहा था। ज़ाहिर बात, सुपरवाइज़र तो था, लेकिन वो इतना डीप फीडबैक नहीं दे सकता। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते रहें, अपनी गलतियों को सुधारते रहें और परसिस्टेंट रहें। मैंने मोर देन 20 पोजीशंस के लिए अप्लाई किया मैरी क्यूरी की, और मैं ईच पोजीशन में मोर कॉन्फिडेंट होता था कि यार इस दफ़ा कुछ ना कुछ बनेगा, इस दफ़ा कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन आपको फिर भी इन द एंड आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए और आपको अप्लाई करते रहना चाहिए। बेसिकली जो मेन चार्म है मैरी क्यूरी पोजीशन का, वो ये है कि ये एक पीएचडी स्टूडेंट से डिफरेंट प्रोग्राम है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट एनरोल होते हैं, तो वो एक डिफरेंट है, वो सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी तक महदूद है। जबकि अगर आपका एक मैरी क्यूरी का प्रोग्राम है, तो आप एक अर्ली स्टेज रिसर्चर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग एज अर्ली स्टेज रिसर्चर, और ये इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आईटी है। तो बेसिकली ये इसकी एक बहुत बड़ी मेन हाईलाइट है। तो मैंने इस वजह से इसके अंदर अप्लाई किया था कि नेटवर्किंग होती है, इसके अंदर कंसोर्शियम होता है, सेकेंडमेंट्स होते हैं। तो ये मेरी बेसिकली मोटिवेशन थी अप्लाई करने की। तो मेरी सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट होगी कि आप एक तो हिम्मत ना हारें, मोटिवेशन ना लूज़ करें और अपनी गलतियों को सुधारते रहें, और जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उसको पूरा करते रहें। ये सबसे बड़ी जो है मेरी गिव अवे होगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अच्छा, क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट पे हम एक सेशन रखेंगे सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। हम आपको 5 मिनट देंगे, तो आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, तो हमें कोई डिले का इशू नहीं होगा। मीनवाइल हम प्रेजेंट करते रहेंगे, तो जब आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम लास्ट में उसे एड्रेस करेंगे। इंडिविजुअल क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि सबसे सारे जो क्वेश्चंस है वो उसे हम डील कर सकें। अब सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा अपने पार्टिसिपेंट से, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उससे जो है वो शॉर्ट आंसर दीजिएगा। अच्छा, आप में से आइल्स किसने किया और कितना स्कोर था, अगर आप बताना चाहें। जी, स्टार्ट करते हैं उस्मान से। ठीक है। हम यूनिवर्सिटी से कि मैंने इंग्लिश के अंदर अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, तो उसी की बेसिस पे मुझे एक्सेप्टेंस तो मिली। आपका आइट्स जो था वो एलिजिबल नहीं था, मतलब वो एक्सपायर हो गया था जब आपने अप्लाई किया पीएचडी के लिए। जी, वो 1 मंथ पहले एक्सपायर हुआ था फ्रॉम द डेट ऑफ माय एप्लीकेशन टू पीएचडी, लेकिन मैंने वही लेटर मैंने फॉरवर्ड किया था। मैंने वो आइल्स का जो सर्टिफिकेट था जो 1 मंथ पहले एक्सपायर हुआ था, मैंने वो भी साथ लगा दिया था, और मैंने जो मेरी यूनिवर्सिटी से और कोऑर्डिनेटर से मुझे इंग्लिश लैंग्वेज लेटर मिले थे, मैंने वो भी साथ अटैच। जब मैं पोजीशन सर्च कर रहा था, तो उस वक्त मेरा कनाडा का भी अप्लाई करने की इंटेंशन थी। तो मैंने उस वजह से आइल्स दोबारा किया था दिसंबर 2018 में, और मेरे 7.5 पेरेंट्स आए थे। हाँ, मैंने पीएचडी के लिए वो वाला आइल्स यूज़ किया था जो मैंने मास्टर्स के एंड पे दोबारा किया था, बट मोस्ट ऑफ द पोजीशंस को नहीं चाहिए था। बहुत कम जगह, यूरोप में बहुत कम जगह आइल्स की रिक्वायरमेंट थी। ऑब्वियसली देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बट कोई आइल्स का कहता नहीं था। बट मैंने जी ज़िशान। मैंने पहली दफ़ा मास्टर्स के लिए जब किया था, वो दिसंबर 2016 में था, और मेरा 7 बैंड आया था। उसके बाद मैंने फिर अप्रैल 2019 में दिया था ये पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। मुझे था कि मेरी प्रोफाइल ज़रा बेहतर 7.5 आया था, और लकीली जो मेरा प्रोग्राम जिसमें सेलेक्ट हुआ, उसमें एक रिक्वायरमेंट आइल्स की थी। तो कुछ प्रोग्राम्स में वाकई एक आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव टू प्रोवाइड आइल्स सर्टिफिकेट इन दी एंड। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि आइल्स मस्ट नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द कोर्सेज़ जो हैं वो रिक्वायर करते हैं। अगर आपकी यूके यूनिवर्सिटी है तो वो मस्ट है, क्योंकि एडमिशन लेने के लिए आपको आइल्स चाहिए, और जर्मन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आइल्स चाहिए होता है। हम कंपेयर इस वजह से करें ताकि आपको अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करने में हेल्प मिले। मैं इटली और जर्मनी दोनों कंट्रीज़ से अपनी पीएचडी कर रहा हूँ, और जो उस्मान है वो ऑस्ट्रिया में है, वहाब जो है वो लिस्बन पुर्तगाल में है, और ज़िशान जो है ये नीदरलैंड्स में है। तो केस सिनेरियो आपके सामने, आपको पता चल रहा है कि आइल्स कहाँ पे ज़रूरी है और कहाँ पे नहीं है। अगर मेरी बात की जाए, मेरा आइल्स की मैंने तैयारी कर ली थी, मैंने पेपर देने वाला था, लेकिन मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो चल गया था, और कुछ मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस काफ़ी था।
इस वजह से उन्होंने आइल्स मेरे से रिक्वायर नहीं किया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी, इटालियन यूनिवर्सिटी है, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी अगर आप हमें सेटिस्फाई कर देते हैं अपनी इंटरव्यू के दौरान तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो आई डिड दैट, और मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपना जो है अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा के लगा दिया था, जो स्टेट करता है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन और आपकी जो स्टडी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। तो ये आप ज़रूर बनवाएं और अप्लाई ज़रूर करें ऐसी पोजीशंस पे साथ साथ। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन सिंपल सा अपने पार्टिसिपेंट से, कि आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगा और आपकी सिलेक्शन कैसे हुई। टोटल ड्यूरेशन आपने बतानी है कि आपने जब अप्लाई किया उसके बाद इंटरव्यू कॉल कितने दिनों में आई और कब आपकी सिलेक्शन जो है वो फाइनल हो गई थी। जी तो स्टार्ट करते हैं अगेन उस्मान के साथ। प्लीज़ शॉर्ट रखिएगा अपने आंसर को ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जा सकें। जी उस्मान। जी तो मुझे एप्लीकेशन सबमिशन के एक मंथ विद इन आफ्टर 1 मंथ मुझे कॉल आ गई थी इंटरव्यू की। और जैसा भी मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन डेडलाइन एक्सटेंड हो गई थी, इसलिए शायद मैं इस पे अब एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि हो सकता है अगर वो ना एक्सटेंड 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कॉल आ जाती, लेकिन डेडलाइंस एक्सटेंड हुई थी तो मुझे एक मंथ के बाद कॉल आई थी। और वीज़ा प्रोसेस जो है वो मैंने यहीं पे आके अप्लाई किया था, मैंने पाकिस्तान से अप्लाई नहीं किया था। तो मैंने ऑस्ट्रिया में ही आके अप्लाई किया था, मुझे यहाँ पर 1.5 मंथ लगा था अपना वर्क परमिट जो है वो रिसीव करने के लिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब्दुल वहाब की तरफ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मुझे एप्लीकेशन सबमिट करने के कितने दिनों बाद कॉल आई थी, बिकॉज मैं इस पोजीशन अप्लाई करके भूल चुका था। फिर जब मुझे कॉल आई तो मैंने दोबारा अपनी पोजीशंस जो अप्लाई की थी उनमें देखी, तो इसमें एक पोजीशन थी, तो फिर मैंने उसको दोबारा रिफ्रेश किया। तो मुझे मार्च के एंड पे कॉल आई थी इंटरव्यू की, और इंटरव्यू के विद इन 1 वीक मुझे एक्सेप्टेंस आ गई थी पोजीशन से। बट इंटरव्यू के दौरान प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि मैं लिस्बन विजिट करने आ सकता हूँ। तो मैंने जब उन्होंने मुझे पोजीशन ऑफर की तो मैंने उनको बोला कि मैंने पहले आके यूनिवर्सिटी विजिट करनी है, लैब्स देखनी है, तो फिर मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो मैंने प्रोविजनली ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी और फिर मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था विजिट के लिए। बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो वीज़ा जो था वो लेट हो गया था। उन्होंने मुझे टिकट्स भेज दिए थे और उन्होंने मुझे कंफर्म टिकट्स भेजे थे। मेरी कंफर्म टिकट्स 20 अप्रैल की थी और मुझे वीज़ा 26 अप्रैल को मैं वो नहीं आ सका था। तो मेरा ऑलरेडी पुर्तगाल एम्बेसी के साथ कांटेक्ट था। तो जब मैंने अपना वीज़ा पिक किया था तो मैंने उनसे बात की थी कि मैंने अब नेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो फिर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी थी और मैंने वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट की थी 11 जून को, और मुझे 8 जुलाई को आ गया था कि आपका वीज़ा आ गया, आपके कलेक्ट कर लें। ठीक है। जी जीशान आपका क्या। और मैंने सॉरी जी जी। टर्की से अप्लाई किया था वीज़ा, टर्की से अप्लाई किया था वीज़ा, पाकिस्तान से नहीं अप्लाई किया था। जी मैं पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एंड ऑफ अक्टूबर 2019 में अप्लाई किया था और विद इन 1 मंथ इनके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। ये मेन कॉल थी मतलब से। तो पहले तो मैं रिजर्व लिस्ट में था, फिर मैं रिजर्व लिस्ट से प्रमोट होकर मेन लिस्ट में आया था। तो फिर इन्होंने मुझे जनवरी 2020 में कॉन्टैक्ट किया था फर्स्ट, और उसके बाद मेरे 2-3 इंटरव्यूज हुए थे। तो 21 जनवरी को मुझे कंफर्मेशन आ गई थी। तो जहन में रखना चाहिए विद इन 2 to 3 months यू कैन गेट कंफर्मेशन इफ़ यू आर इन द फुल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। और उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेस है वो मेरा क्वाइट एफिशिएंटली हो गया था क्विकली। वो तकरीबन 2 महीनों में हो गया था। मुझे 25 मार्च को जो है वो आईएनडी की तरफ से एक अप्रूवल लेटर होता है, वो हर कंट्री का डिफरेंस होता है, तो नेदरलैंड के लिए भी, तो वो मुझे मिल गया था। और उसके बाद मैंने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया मई से। तो आप जहन में रखें 3 to 5 months फॉर एवरीथिंग, for the interview, and if you are got selected then for the visa process if you are applying for the Netherlands. जी तो जो आपको मेरी आवाज़ अब आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट।
जी तो मैं ये कह रहा था कि मेरी जो सिलेक्शन थी वो जून से लेके अगस्त तक हो गई थी और मैंने सितंबर में ज्वाइनिंग दे दी थी। तो ये सारा सिनेरियो था मेरे केस में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सर्च मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस और आपने कैसे इसे लेके चलना है। आई होप सो कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। आई थिंक सो। कोई नेटवर्क की वजह से भी यहाँ पे इंटरप्टेड हो सकती है वॉइस। तो हम अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो है कि हम मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस को सर्च कैसे कर सकते हैं। जी ठीक है, तो इस छोटी सी एक सिलेक्शन प्रोसीजर को मैं थोड़ा सा खुद लेके चलूँगा और जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं अगर आप लाइव साथ साथ व्यू कर रहे हैं तो काइंडली मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो आप बताते रहिएगा साथ साथ, तो मैं भी अपने सब्जेक्ट वाइज हम इसे डील कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि आपने सर्च आउट कैसे करना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल पेज है मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस के लिए, इसको जॉब ही कंसिडर करते हैं। और ये आपने सर्च आउट कैसे करना है, सबसे पहले तो ये जो लिंक है ये मैं कमेंट सेक्शन में आपको पेस्ट कर दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके इस लिंक पे साथ साथ जो है वो देख सकते हैं इस लिंक को। ये आपके सामने ऐसे वेबसाइट ओपन होगी, आपने इस वेबसाइट को ज़रूर देखें और साथ में ये नीचे फाइंड जॉब्स बाय कंट्री वाइज, तो कंट्री वाइज भी आप देख सकते हैं। मोस्टली ज़ाहिर बात है यूरोप है आई वुड से, तो आप सिर्फ कंट्री को मिनिमाइज़ करें और फाइंड जॉब्स इन ऑल कंट्री, और यहाँ पे आप अपना फील्ड लिखें। फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर साइंसेज को डील करूँगा, फिर हम डील करेंगे डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके फील्ड से रिलेटेड। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है मैं एग्रीकल्चर साइंसेज की इस वजह से आपको दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरा फील्ड है वो एग्रीकल्चर साइंसेज है। और इसमें एक बात याद रखें कि कभी भी जो मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशन है वो आप टारगेटेड करके अपनी रिसर्च फील्ड फॉर एग्जांपल सॉइल साइंस या प्लांट पैथोलॉजी करके डायरेक्टली ना सर्च करें, ऐसे सर्च करें और नीचे आप देखें कि कौन सी रिलेटेड पोजीशंस अभी अवेलेबल हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइंसेज करने से काफ़ी सारी पोजीशंस आ गई हैं। अब इसमें से कुछ जो होती हैं वो पोस्ट डॉक पोजीशंस भी हैं, कुछ को फंड भी हैं। और इस चीज़ को डील करने के लिए मैंने आपको पहले जैसे 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं और उनका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में अभी पेस्ट कर देता हूँ, वरना आपको प्रोसीजर भी बता देता हूँ कि आपने कैसे वो जो वीडियोस हैं उन्हें सर्च आउट करना है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली फेसबुक पे जाके और उसके लिंक जो हैं वो स्कॉलरशिप नेटवर्क में, एक तो ये इसका बड़ा पंगा आ रहा है, स्कॉलरशिप नेटवर्क में जाना है हमने, जस्ट अ मोमेंट। स्कॉलरशिप नेटवर्क में जाके आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे, वीडियोस पे क्लिक करके यहाँ पे आप सिर्फ मैरी क्यूरी लिखेंगे तो आपको वो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैरी क्यूरी पोजीशंस के एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, और आप इसे सर्च आउट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सर्च मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशन, ये एक लिंक है, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में। और एक और नीचे एक वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा, ये वाली, कि मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस के जो एडवांटेजेस क्या हैं। तो यहाँ पे आपको सारी उस चीज़ों की समझ लग जाएगी। अभी बेसिकली मैं जो डील कर रहा हूँ जिस चीज़ को वो ये है कि आपने सर्च कैसे करना है। ठीक है, तो ये आप जाएंगे यहाँ पे सिंपली, ये इन्होंने कहा कि पीएचडी रिसर्च पोजीशन है, 4 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये इस तरह आप नीचे डिफरेंट देख सकते हैं, को फंड पोजीशंस भी हैं और दूसरी भी हैं, पीएचडी रिसर्चर्स भी चाहिए हैं, और यहाँ पे ये को फंड भी हैं। इसी तरह इसी का दूसरा एक सेशन है, ये यूरेक्सिस की वेबसाइट है, ये मैंने पहले भी आपको लिंक में पेस्ट कर दी थी, अभी दोबारा मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये लिंक मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे आप जाएंगे यूरेक्सिस की वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे अपना रिसर्च फील्ड एग्रीकल्चर साइंसेज कर दें, और मोस्टली हमारी जो एग्रीकल्चर साइंसेज है बायोलॉजिकल साइंसेज भी आ जाती हैं, लाइफ साइंसेज भी आ जाती हैं। मैं इन सभी चीज़ों को साथ साथ डील करता हूँ। और ये भी हम इन्वायरमेंटल साइंसेज भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ हमारे फील्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड भी हैं। तो आप इसे एक्सप्लोर करें, अपने फील्ड को यहाँ से सिलेक्ट करें, जो भी आपका फील्ड है आप उसे सिलेक्ट करें और
उसको सिलेक्ट करने के बाद रिसर्च प्रोफाइल में फ़र्स्ट स्टेज रिसर्चर पे जाके सिलेक्ट कर दें। तो फर्स्ट स्टेज रिसर्चर पे जब आप सिलेक्ट करेंगे नीचे सेक्टर आ जाएगा और कंट्री आ जाएगा, ठीक है, यूरोपियन रिसर्च प्रोग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे H2020 मैरी क्यूरी एक्शंस, मैरी स्कोल्डोस्का क्यूरी एक्शंस की 28 पोजीशंस अवेलेबल हैं इन 3 फील्ड्स में। आप उस पर क्लिक करें और सर्च सिंपली। तो ये वेबसाइट को जब आप एक्सप्लोर करेंगे आप देख लें, जहाँ पे ये वाला मैरी स्कोल्डोस्का क्यूरी एक्शंस का लोगो होगा ना, वो मैरी क्यूरी की PhD पोजीशंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा फील्ड इसमें आ सकता है, ठीक है। फर्दर रिफाइन करना है तो यहाँ पे सिंपली सॉइल लिख दें या कोई भी आप अपना पैरामीटर लिख दें तो आ जाएगा, ठीक है। ये सारे इसकी एक पोजीशन इसमें अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं ये करता होता हूँ, जैसे मैंने सर्च की थी, कि सर्च करने के बाद यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस हैं सभी को मैं इन डेप्थ जाके खुद देखा है, जिसके साथ ये लोगो मैरी क्यूरी का लगा हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल को खोल लेता हूँ। इसमें जियो साइंसेस, फॉर एग्जांपल मैं ये खोलता हूँ PhD इन जियो साइंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होनी है, वहाँ से लेके फील्ड कौन सा अर्थ साइंसेज है, यूनिवर्सिटी का नाम है, पोजीशन है, ड्यूरेशन है, आवर्स पर वीक है, स्टार्टिंग डेट कब है, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जाके नीचे हाउ टू अप्लाई की पूरी एक डिटेल दी है कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे एप्लीकेशन अपनी भेजनी है। तो काइंडली इसे एक्सप्लोर करें ताकि आपको इस बात की समझ आ सके कि हमने कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी। कवर लेटर से लेके CV, ठीक हो गया। फिर अपनी डिग्री, बैचलर्स की और मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हमेशा प्रिपेयर्ड रखें। फिर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा आइल्स चाहिए या इक्विवेलेंट, कोई भी जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। फिर एटलीस्ट 2 कॉन्फिडेंशियल रेफरेंस लेटर्स फॉर योर प्रोफेसर्स और एकेडमिक सुपरवाइजर। तो ये सारा प्रोसीजर है अप्लाई करने के लिए, वो नीचे उसने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है। तो ये आप इस तरह इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये 2 वेबसाइट्स के लिंक मैंने आपको दे दिए हैं। तो फर्दर मोर हम इसको फर्दर रिफ़ाइन करते हैं। तो जी हम चलते हैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। आप इसमें अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो काइंडली आप ऐड कर सकते हैं। आप में से कोई भी ऐड करना चाहे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं बस जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि अपनी जो सर्च है उसको हमेशा ब्रॉड रखें। अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे शुरू में तो आपको बहुत कम पोजीशंस मिलेंगी। So for example, if you want to do something or your research area is particularly related to, for example, polymer science or ceramics or glasses, तो आप उसको जो सर्च फील्ड है उसके मुताबिक इस तरह लिखें मटेरियल साइंस। अब जो मटेरियल साइंस की जितनी पोजीशंस होंगी वो आपके अंदर आ जाएंगी। आप बेशक पॉलीमर साइंस भी लिखें, लेकिन अगर उसमें आपकी पोजीशंस नहीं आ रही तो फिर आप मटेरियल साइंस की तरफ जाएं, मटेरियल इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जाएं। तो उस एरिया से रिलेटेड जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज या जो भी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज उसमें हो सकते हैं आप उनको ट्राई करें। अगर आपको पोजीशन नहीं मिल रही, अगर आपको पोजीशन मिल जाती है अपने स्पेसिफिक एरिया की, देन इट्स वेल एंड गुड टाइम। और उसके बाद जाके आप सारा चीज़ें पढ़ें, उसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। जो मैं एक बहुत स्ट्रेस देना चाहूँगा कि आप अपना जो सारा उसका प्रोजेक्ट की थीम है, उसका मिशन है, उसको ज़रूर पढ़ें कि वो प्रोजेक्ट है किसके बारे में और उसका बेसिकली गोल क्या है, वो इन दी एंड इनोवेशन की तरफ किस तरह जा रहा है। जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा तो आप अपना जो कवर लेटर या लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो उस तरह डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें इनमें इस वेबसाइट में एक परखने की या जांचने की बहुत ज़रूरी है। ये मेरी एक इनपुट। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा जो कि इससे रिलेटेड नहीं है बट जनरल एप्लीकेशन से रिलेटेड है, इसमें भी वो काउंट होती है। जब मैं टर्की में था तो वहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर के पास मेरी पोजीशन आई थी। अब उसने एडवर्टाइज किया और पाकिस्तान से किसी स्टूडेंट ने उसको कांटेक्ट किया। ठीक, स्टूडेंट की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, प्रोफेसर ने यस बोल दिया। अब प्रोफेसर ने यस बोल दिया कि यू कैन अप्लाई एंड देन वी विल हैव एन इंटरव्यू एंड ऑल दैट। अब ये बोलने के एक हफ्ते बाद वो स्टूडेंट प्रोफेसर को ईमेल करता है कि टॉफल या आइल्स रिक्वायर्ड है। एंड प्रोफेसर ने खुद अपने स्टूडेंट को बात की, उस स्टूडेंट मेरा दोस्त, उसने मुझे बोला है कि प्रोफेसर ने कहा है कि मैं तो अब इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसके पास इतनी कॉमन सेंस नहीं है, वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है तो ये दोबारा क्यों पूछ रहा है मुझसे। सो उसने इस वजह से सिर्फ परसू नहीं किया कि इसके पास इतनी कॉमन सेंस नहीं है तो ये रिसर्च क्या करेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप
बड़े गौर से देखें क्या क्या रिक्वायर्ड है, और इस तरह के क्वेश्चंस ना करें कि जिनके आंसर ऑब्वियस होते हैं। तो हर चीज़ लिखी होती है वहाँ पे क्लियर कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। जी उस्मान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, और एक चीज़ मेरे ख्याल से अब्दुल वहाब भाई ने पहले भी बताई थी कि मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे होंगे स्पेसिफिकली जो जिन पे आपने मास्टर थीसिस जब करते हैं तो आपका मास्टर थीसिस काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है। जैसे मैंने मास्टर मेरा केमिकल इंजीनियरिंग या मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग फील्ड में था, लेकिन मेरा जो मास्टर थीसिस है वो सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स के अंदर था। तो अगर तो आपका मास्टर थीसिस जो है वो स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है तो ये आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट्स में अगर ऐसा कोई आपको चांस मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है उसमें, और आपकी अच्छी डिस्कशन भी होती है और आपको बड़ी जल्दी सिलेक्शन मिल जाती है। तो वो लोग जिनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिन पे उन्होंने बैचलर्स में या मास्टर्स में कोई पब्लिकेशन की हुई है, कोई भी इस तरह का रेलेवेंट काम किया हुआ, तो लाजमी उसके अंदर अप्लाई करें। जी तो हम अपनी नेक्स्ट एक बात मैं इसमें कहता चाहूँ कि जो मैरी क्यूरी पोजीशंस हैं कभी भी डिफाइंड नहीं होंगे कि ये मटेरियल साइंसेज का ही बंदा चाहिए। हमेशा उन्होंने लिखा होता है मटेरियल साइंसेज और फॉर एग्जांपल सम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और रिलेटेड डिग्रीज। सो अगर आपका रिसर्च फील्ड उसके साथ मैच करता है तो आप एलिजिबल हैं उस पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए। एंड डू योर बेस्ट टू प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एक लिस्ट बनाएं और प्रॉपर तरीके से उसे मैनेज करें। तो मैं अभी चलता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कौन कौन सी रिक्वायर्ड है मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस के लिए जनरली। तो आप अगर आप में से कोई बताना चाहे कि कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, मेरे मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एक छोटी सी ट्रेनिंग करवा रहे थे हम लोग, जिसमें हम बता रहे थे कि स्कॉलरशिप गाइडलाइंस कैसे हैं। तो मैंने जो सेशन था वो 250 प्लस पर्सन थे, उनसे पूछा कि हाँ जी कौन कौन स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाना चाहता है। सभी ने कहा कि मैं एंड एट दी एंड मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि पासपोर्ट्स कितनों के पास हैं, तो यकीन माने नॉट मोर देन 30 to 40%। तो ये हमारा सिनेरियो है कि हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करने से पहले ये भूल जाते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है। फिर अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़रूर चेक करें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करें और पासपोर्ट को कम से कम 2 से 2.5 साल की वैलिडिटी के अंडर रखें और अपना प्लान स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपकी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री है, क्योंकि हम इस पीएचडी प्रोजेक्ट होता है ये। बैचलर्स और मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए। वेल एंड गुड है अगर आपकी एचईसी से और मोफा से रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी। और अगर आपको नहीं पता कैसे करवाते हैं तो आप सिर्फ स्कॉलरशिप नेटवर्क पेज पे जाके एचईसी और मोफा का आप लिखेंगे या एचईसी की वेबसाइट से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मोफा इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो ये आप अटेस्ट करवाएं। सेकेंडली आपकी जो सीवी है वो अप टू डेट होनी चाहिए। सीवी के बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन लेटली करता हूँ, ये इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मैं आपको बताऊंगा कि सीवी बनाने का नया प्रोसीजर क्या है जो जुलाई 2020 में आया, और स्कॉलरशिप नेटवर्क में एक भाई ने उस पर काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर भी दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करने चाहिए? जी उस्मान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं, काइंडली ज़रा शॉर्ट आंसर दीजिएगा और हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। जी जी, तो स्पेसिफिकली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये कुछ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कुछ वेरी भी करेंगे। जो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस में है, तो जो रिकमेंडेशंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके अच्छे प्रोफेसर्स के साथ अच्छे रिलेशन आ जाता है अक्सर औकात कि आप सिर्फ उनका ईमेल एड्रेस मेंशन करें। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रोफेसर जो हैं वो पर्सनली टॉक करना पसंद करते हैं। या यूरोप में मेरे एक जैसे रेफरेंस फ्रांस में था, तो मेरे प्रोफेसर जो इस मैरिक्योर वाले थे उन्होंने फ्रांस वाले प्रोफेसर से ईमेल पे खुद बात की थी। मतलब उन्होंने मुझे लेटर नहीं कहते आप प्रोवाइड करें, लेकिन उन्होंने खुद उनसे बात की थी। नेदरलैंड्स में भी मेरे प्रोफेसर थे तो उन्होंने उनके साथ ईमेल पे बात की थी, खुद ही उन्होंने मेरे बारे में पूछा था। और दूसरी चीज़ जो मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डिफरेंट थी, मैं उसमें बता देता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल एक मुझे कहे गए थे कुछ लिखने के लिए। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है और उसका क्या प्रोसीजर है वो स्कॉलरशिप नेटवर्क के ऊपर ही कुछ वीडियोज़ हैं और यहाँ पर ही कुछ मटेरियल अवेलेबल है। मैंने वहीं से गाइडेंस ली थी और मैंने रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर किया था। सीवी अभी आपको अमार भाई भी बताएंगे, और मेरे लिए मस्त था कि मैं यूरोपास की सीवी में प्रोवाइड करूं, और बाकी ट्रांसफर में सीखे, यही चीज़ मेरे लिए रिक्वायर्ड। मैं इसमें ये एक चीज़ मेंशन कर दूं कि डिग्री सर्टिफिकेट से मेरा मतलब है कि डिप्लोमा जो आपका मिलता है जिसके ऊपर लिखा आता है डॉक्टर ऑफ मास्टर्स इन फ़िलासफ़ी और मास्टर्स ऑफ साइंस, जिस पे लिखा होता है, तो वो उससे मेरा मुराद, डिग्री से मुराद वो है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं।
जी, तो बिल्कुल आप हॉप सर्टिफ़िकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन करना होता है कि कितनी देर रहेगी आपके मास्टर्स ख़त्म होने में। मोस्टली जो इनकी डेडलाइन होती है मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस की, ये तभी स्टार्ट होती हैं जब आपका मास्टर्स ख़त्म होने वाला होता है। मोस्टली ऐसा ही सीन होता है कि सितंबर से ऑनवर्ड्स इनकी जो अपडेटेड लिस्ट है वो अपडेट होती है। मैं लेटली आपको ये भी बताऊँगा कि जो अपडेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन-कौन से और आप कैसे प्रोफ़ेसर्स को बिफ़ोर टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, तो हम नेक्स्ट चलते हैं वहाब भाई की तरफ। वहाब भाई आप बताइएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है उसमें आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और कवर लेटर होना चाहिए। सीवी भी इम्पोर्टेंट है बट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही डिफाइन करता है आपको पोजीशन के लिए। और जो जो इन्होंने बाकी डॉक्यूमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए उनमें एक चीज़ जो मुझे कुछ पोजीशंस के लिए रिक्वायर्ड थी वो ये थी कि अपने मास्टर थीसिस का या तो आप एब्स्ट्रैक्ट या ओवरव्यू ऑफ योर मास्टर रिसर्च एक ये डॉक्यूमेंट कुछ पोजीशंस पे चाहिए होता था, तो वो मैंने एक बना लिया था एंड दैट वाज द सेम फॉर एवरीथिंग। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता आप हूँ वहाब भाई, मेरे से पूरा उन्होंने थीसिस मांगा था अपने मास्टर्स का। पूरा थीसिस उन्होंने कहा था कि मैं पीडीएफ में सेंड करूँ और मैंने किया था। तो मुझसे मैंने उनसे बोला था कि मेरे पास अभी थीसिस कंप्लीट नहीं है, तो उन्होंने बोला था या तो आप एब्स्ट्रैक्ट सेंड कर दें या ओवरव्यू सेंड कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। जी, बिल्कुल ठीक। एंड देन इंटरव्यू के अंदर कुछ चीज़ें वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर जी, करेंगे। बिल्कुल। जी, ज़ीशान। तो सबसे पहले तो यही है कि जब मैंने अप्लाई किया था तो उसमें यूरोपॉस फॉर्मेट लाजमी था सीवी के लिए, लेकिन कुछ पोजीशन ऐसी भी थी जिसमें कोई उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, तो उसमें मैं फ्री फॉर्मेट जो यूरोपियन स्टाइल होता मैं वो फॉलो करता था। उसके बाद आपका कवर लेटर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी वो लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, कभी वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। मोरलेस सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, उनकी गाइडलाइन सेम ही है, किस तरह प्रिपेयर करना है। फिर एक रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, मोस्टली 2 to 3 रिकमेंडर्स चाहिए होते हैं फॉर ईच पोजीशन जब आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये आपको हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि आप जो जिस बंदे का ईमेल दे रहे हैं एज ए रिकमेंडर, वो आपको अच्छी तरह जानता हो, उसके अंदर आपने काम किया हो। ये नहीं कि बस वो आपको अच्छी तरह वैसे ही जानता है, तो वो आप आपने उसके अंदर काम किया हुआ हो, कोई लैब वर्क हो, कोई रिसर्च वर्क हो, तभी वो आपकी अच्छी तरह रिकमेंडेशन देता है। और उसके बाद जो चीज़ मुझे काफ़ी जगह देनी पड़ी थी वो ये है कि एक लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन कि आपका जो पब्लिश्ड वर्क है वो भी आप या तो सीवी में अटैच कर दें या फिर एक अलग से लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन दे दें जो आपका पब्लिश्ड वर्क है। और मुझे भी काफ़ी दफ़ा ये रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपना मास्टर थीसिस सेंड करें, लेकिन मैंने जब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना शुरू किया था तो मैं मास्टर थीसिस इंटर्नशिप के दौरान ही था, तो मेरे पास डिग्री नहीं थी मास्टर की। तो वो जो भी सर्टिफिकेट मिलते थे मैं उस पर अप्लाई करता था और मुझे इंटरव्यू की कॉल आ जाती थी। तो ये मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में भी हैं और अगर आपका थीसिस चल रहा है तो आप इस तरह कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं आपके चेयरमैन की तरफ से हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से हो कि आपकी डिग्री इस वक्त तक ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो आप वो चीज़ वहाँ पे दे सकते हैं अगर आपके पास डिग्री अभी तक नहीं भी है तो। जी, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सीवी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली होता है, लेकिन साथ में कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशन, हम उस पे बात भी करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने सीवी कैसे बनानी है। जुलाई 2020 में यहाँ पे एक यूरोपास सीवी फॉर्मेट जो है आप ऑनलाइन भी अपनी सीवी को जो डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आपको हेल्प भी करता है अपनी पीएचडी पोजीशंस जो हैं या आपकी जॉब जो है वो यूरोप में ढूंढने के लिए। ये इसका कमेंट मैंने जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने अभी पोस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ पे लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ है, आप इसे डील करें और यहाँ पे अपनी सीवी जो है इस सेक्शन में जाके आप अपनी सीवी को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो कवर लेटर है। तो कवर लेटर पे बात करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कवर लेटर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कवर लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और उसकी बॉडी के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर जो है उसकी मैं शेयर कर दूंगा। जी, तो स्टार्ट करते हैं हम फिर उस्मान से। उस्मान, आप बताइएगा कवर लेटर को आप डिज़ाइन कैसे किया था, या आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ टेक्स्ट की बॉडी में होनी चाहिए? भाई स्पेसिफिकली तो मैंने जो मारी क्यूरी पोजीशंस में अप्लाई किया, मुझे एक फ्रांस और नेदरलैंड्स की एक मिली थी और जो करंट आई है ऑस्ट्रिया और बेल्जियम की है। तो मुझे दोनों के लिए कवर लेटर के लिए गया था, बस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सॉरी मोटिवेशन लेटर के लिए कहा गया था। तो मोटिवेशन लेटर कवर लेटर के ऊपर स्पेसिफिकली मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो शायद ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो मेरे ख्याल से जो कवर लेटर है, मैंने कुछ जॉब्स के लिए जो मैंने यूरोप में अप्लाई किए थे, उसमें फर्स्ट एक पेज का मैंने कवर लेटर अपना प्रिपेयर किया हुआ था। और मेरे ख्याल से इंटरनेट का प्रॉब्लम है और वहाँ भाई मिस हो गए। तो खैर, जो कवर लेटर है उसमें मैं 3 पैराग्राफ मैंने प्रिपेयर किए हुए थे। फर्स्ट में मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। सेकंड के अंदर जो मेरी स्किल्स हैं मैंने उनको प्रेजेंट करना होता था। मैंने जिन जिन जगह पे अपने कवर लेटर भेजा था, मैंने अपनी स्किल्स उसमें लिखी हुई थी कि मैंने इन इन इक्विपमेंट्स के ऊपर काम किया हुआ है और इन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक पैराग्राफ में। और थर्ड चीज़ जो मैं लिख रहा था कि मैं किन फील्ड्स के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, और जो भी आपके पास प्रोजेक्ट या ओपनिंग आपके पास अवेलेबल है उसमें मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या वो मेरे से किस तरह से रिलेट करती है। तो मैंने 3 पैराग्राफ का एक कवर लेटर अपना प्रिपेयर किया हुआ था, जो मैं डिफरेंट जहाँ कहीं रिक्वायर्ड होता था। मैरी क्यूरी में मुझसे नहीं मांगा गया था, लेकिन कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वहां पर मैं इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा था। जी, लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है, अब उसमें पहला क्वेश्चन तो ये कि वो कितना लंबा होना चाहिए, कितना लेंथी होना चाहिए। तो मैं इस पे एक चीज़ तो ये बता दूं कि मैंने जब इरasmus मुंडस मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन 2 पेजेस का था। और जब मेरा इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में ही हुआ था, और उन्होंने मुझे एट द एंड ऑफ इंटरव्यू आफ्टर सिलेक्शन उन्होंने मुझे कहा था कि उस्मान, आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है ये लंबा है और हमें काफ़ी डिफिकल्टी पेश आई। आपका इतना लंबा लेटर था, हम 3 लोगों ने पढ़ा तो हमारे पास 100 एप्लीकेशंस थी। आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन हमें लंबा लगा, लेकिन ये कि आपने उसमें कुछ अच्छी चीज़ें लिखी थी, हम आपको कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं अब ये बताने का मकसद यही है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको शॉर्ट रखें। लेटर ऑफ मोटिवेशन को मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप 1 पेज का रखें, लिमिट करें, या अगर 1 पेज से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो आप 3-4 लाइनें मैक्सिमम उसके अंदर रखें। और उसमें क्या चीज़ें मेंशन करनी है आपने, मैंने लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर फर्स्ट 3-4 लाइन में, पहले शॉर्ट पैराग्राफ में मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा कि मैं एमएससी कर रहा हूँ फलां यूनिवर्सिटी से, इरasmus मुंडस का प्रोजेक्ट है और ये यूनिवर्सिटीज़ में मैंने स्टडी किया हुआ है और बैचलर्स मेरा इस फील्ड में है। और सेकंड पैराग्राफ के अंदर फिर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया कि मैंने किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है। और अपने आप को रिलेट करना होता है आपने, अपने जो भी आपकी रिसर्च फील्ड है, जो भी आपकी स्टडी है, उसको स्पेसिफिक करें। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना मोटिवेशन लेटर हर बार चेंज करें अप्लाई करने से पहले। जिस भी मैरी क्यूरी पोजीशन में आप अप्लाई करें, अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन आप उस तरह का बनाएं। एक ही चीज़ को आप काइंडली ना सेंड करें, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी। तो आप सेकंड पैराग्राफ के अंदर अपने आप को रिलेट करें, अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करें, अपनी स्पेसिफिक स्किल्स को मेंशन करें। और थर्ड पैराग्राफ जो मैं लिख रहा था, वो जिसमें जो मैंने इंक्लूड किया था कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो मटेरियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर या मॉडलिंग, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मेरी कमांड है और जिनके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है। तो इन 3 चीज़ों को लिखने के बाद आप लास्ट में बस 1-2 लाइनों के अंदर ये लिख दें कि अगर आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं मोर देन विलिंग हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, और आई विल बी हैप्पी टू हैव एन इंटरव्यू सेशन और दिस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू लेटर ऑफ मोटिवेशन। एक मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था फ्रांस और बिटवीन नेदरलैंड्स, जिसमें मैं सब हुआ था, लेकिन मैंने वो रिजेक्ट किया था। उसमें लेटर ऑफ मोटिवेशन में ही ये रिक्वायरमेंट थी कि लास्ट पैराग्राफ आप एक एडिशनल ये लिखें कि आप उसमें आप ये लिखें कि आप के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे और आप क्यों अप्लाई करेंगे। तो स्पेसिफिकली मैं अगर आपके क्वेश्चन का आंसर करूं तो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, या वो ये जानना चाहते हैं, जो मेरे से वो जानना चाह रहे थे कि मैं इस मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट को मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट में किस तरह से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करूंगा और उनको क्या बेनिफिट होगा मेरे से। तो मैंने इसमें 5-6 लाइनें लिखी थी और मैंने इसको एक्सप्लेन, ये वाला मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन सबसे लंबा था, 1.5 पेज का था। तो एक पैराग्राफ एडिशनल की वजह से, तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो ये जानना चाहते हैं कि मैं उनके साथ किस तरह से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। ठीक है जी। तो वहाब की तरफ चलते हैं। वहाब, आपका क्या एक्सपीरियंस है कवर लेटर को और लेटर ऑफ मोटिवेशन को लेके? आ, जब पोजीशन किसी एक पोजीशन में वो जस्ट मोटिवेशन लेटर मांगते थे तो दैट्स सिंपल, बट फॉर एग्जांपल कोई पोजीशन है वो आपको कहते हैं आप मोटिवेशन लेटर भी सेंड करें और आप कवर लेटर भी सेंड करें, तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाती है कि बिकॉज दोनों बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। तो उस वक्त फिर आप कवर लेटर में अपना इंट्रोडक्शन और अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड इंक्लूड करते हैं एंड एंड पे लिख देते हैं कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। लेकिन जब आपको
फॉर एग्जांपल इसके साथ अगर आपको मोटिवेशन लेटर भी जो चाहिए, जो उस्मान ने बातें की सारी, वही आप सबसे पहले बताते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके आपके स्किल्स क्या हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, और लास्ट पे आपने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि हाउ मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट्स का और जो इक्विपमेंट यूज़ करने का, वो इस प्रोजेक्ट में कैसे एप्लीकेबल है। जी सो ठीक हो गया। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, कि बाकी हर चीज़ें आपकी सीवी में भी कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन आखिर में आपको ये एस्टेब्लिश ज़रूर करना पड़ता है कि आपने इस फील्ड पे काम किया हुआ है, तो प्रोजेक्ट के साथ रिलेशन क्या है और आप कैसे हेल्प कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब यू शुड नो दैट, और आप क्यों अप्लाई कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी ज़ीशान, आप कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मेरे ख्याल से काफ़ी तफ़सील से उन्होंने बताया, बस मैं 2-3 चीज़ें क्विकली ऐड करना चाहूँगा कि एक तो मैं सबसे पहले ये अपने ज़हन में रखता था कि यार जो सीवी मैंने लिखी है वो मैं कोशिश करूँ हद तक इम्कान के ये कि वो कवर लेटर और लेटर मोटिवेशन में दोबारा रिपीट ना हो, जो कि एक बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है जो कि रिव्यूअर आपकी रिव्यू कर रहा हो एप्लीकेशन को। तो और मेरा बेसिकली ये होता था कि मतलब शॉर्ट एज़ पॉसिबल मैं रखूँ और टू द पॉइंट और कंसाइज़ हो। तो मोस्टली 1 पेज और 1 पेज से ऊपर 2-3 से 4 लाइन। तो बेसिकली उसके 3 पार्ट होते थे। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में ये एक लाइन ज़रूर लिखता था कि मेरा फ्यूचर गोल क्या है, मेरा फ्यूचर गोल किस फील्ड में। तो बेसिकली रिव्यूअर को पता चले कि यार अच्छा ये अगर इस पोज़ीशन के अप्लाई कर रहा है, तो ये इसके फ्यूचर से रिलेटेड है। तो फिर उसका आगे मज़ा आएगा पढ़ने के लिए कि यार मैं आगे पढ़ता हूँ इसलिए क्या लिखा हुआ है। ठीक। फिर सेकंड पार्ट में मैं अपना बैकग्राउंड बताता था। बैकग्राउंड में अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क बताता था जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सिर्फ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं चीज़ें बताता था कि जो उसके लिए बेहतर है पढ़ने के लिए, उसको पता लगेगा कि यार इसका इस चीज़ में एक्सपीरियंस है। और उसको फिर रिलेट करता था उनके प्रोजेक्ट के साथ कि वो क्या चाहते हैं और मैं किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और फिर तीसरे पार्ट में जो मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि एंडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो हाई मोटिवेशनल नोट पे होनी चाहिए कि आप इस पीएचडी या इस पोजीशन या इस मैरी क्यूरी के बाद आगे क्या करना चाहते 5 हैं। इयर्स को। अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आप थोड़ा-सा उन्हें हिंट दें ताकि उन्हें पता चले कि यार ये जो पोज़ीशन जी, है, जी। वो इसके फ्यूचर करियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उससे आपकी मोटिवेशन भी डिफाइन होगी। तो ये 3 चीज़ें मैं अपने ज़हन में रखता था और इसके मुताबिक मैं स्ट्रक्चर करता था। मेन बॉडी तो सेम ही रहती थी ईच पोज़ीशन के लिए, लेकिन जब कुछ टेक्निकैलिटीज़ आ जाती थी, तो वो मैं चेंज करता था सेकंड पार्ट में, जब मैं अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क ध्यान कर रहा होता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं ध्यान में रखता हूँ, लेकिन कोशिश करें जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखें और टू द पॉइंट और कंसाइज रखें। जी ठीक है। और लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप स्कॉलरशिप नेटवर्क के पेज को ज़रूर सर्च करें। यहाँ पे इतने सारे लेक्चर्स, वीडियोस और जो लेटर ऑफ मोटिवेशन को लेके चीज़ें मेंशन की गई हैं, हमने भी वहीं से सीखा है और हमने भी वहीं पे देख के फिर ही बनाए हैं। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप स्कॉलरशिप नेटवर्क के पेज में जाएं, सिंपली यहाँ पे आप मोटिवेशन लेटर टाइप करें तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड जो पोस्ट हैं कि आपने क्या क्या ऐड करना है और कैसे कैसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन में फ़र्क क्या है, ये एक बहुत अच्छी वीडियो है एयाज़ ख़ान की। और इस तरह की और भी वीडियोस भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप काइंडली इनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पे सिर्फ सर्च बार में जाके आप लिखेंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन और आपको आ जाएंगी। अभी सीवी के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि ये वाला लिंक जो है सीवी कैसे बनानी है, ये मैं पहले कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप इसे जो है वो देख सकें। ये एक जुलाई 2020 में यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये एक क्रिएट योर यूरोपास सीवी इसकी एक वेबसाइट क्रिएट की गई है। ये इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। आप यहाँ पे इजीली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग यू कैन अपलोड ओवर देयर एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक एंड योर सीवी विल बी देयर इन पीडीएफ फॉर्म इन 3 स्टाइल्स। सो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा, सिंपली आप दोबारा जाएंगे वीडियो सेक्शन में तो एक वीडियो एक भाई ने बनाई हुई है, तो उसका लिंक जो है हम जो है वो कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करें क्रिएट सीवी। उससे पहले अगर अपनी प्रोफाइल बना लें तो वेल एंड गुड, वरना क्रिएट सीवी पे जाके ये ऐसे एक फील्ड ओपन हो जाएगा। मेरी चूँकि प्रोफाइल पहले से बनी हुई है तो, लेकिन मैं फिर दोबारा आपको ये दिखाऊंगा कि आपने कैसे करना है। इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्रिएट न्यू सीवी, यहाँ पे क्लिक करें सिंपली, और ये आप नीचे सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपने एक सेक्शन वगैरह खुद ऐड कर सकते हैं। फिर एंड पे जब आप क्लिक करेंगे सेव पे और आप अपनी सीवी को ईज़िली इंपोर्ट कर लेंगे। फिर इसी वेबसाइट के साथ आप कवर लेटर भी अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट अवेलेबल हैं। तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा अगर जो हमारे स्कॉलरशिप नेटवर्क के एडमिन्स हैं अगर वो पेस्ट कर दें लिंक
कमेंट सेक्शन में, दैट वुड बी गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस का। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा जो अपकमिंग पीएचडी पोजीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। ये लिंक जो है मैं अगेन पोस्ट कर रहा हूँ, ये जो इस साल फंडिंग मिली है सुपरवाइज़र्स को और उन्होंने अभी जॉब एडवर्टाइज़ करनी है, ये इसका लिंक मैंने अभी पोस्ट किया है कमेंट सेक्शन में। तो आपने क्या करना है, ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं सारे जो अभी रिसेंटली इन्हें फंडिंग मिली है, ठीक है। और हर प्रोजेक्ट में कम से कम 9 से 15 पीएचडी पोजीशंस उन्होंने रखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के सारे फील्ड जो हैं अवेलेबल हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे और इनके एक्रोनिम वगैरह लिखेंगे, इनकी डिटेल आ जाएगी और फिर आप उस प्रोफेसर को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉइल, ये यहाँ पे आ गया, ये सोल पास एक प्रोजेक्ट है, ये किसके पास है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सबर्ग, ठीक है। तो आप इसको सोल पास को सिर्फ लिखेंगे, कॉपी कर लें या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है और किसने इसकी फंडिंग जीती है और कब पोजीशंस आएंगी। अगर आप सोलफास लिख के साथ में MSCA लिख देते हैं तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। अभी तक इसकी कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं हुई, आप सिंपली यूरेक्सिस पे भी लिख सकते हैं। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो अभी इन्होंने विन किए हैं और ये कोई प्रोसेसिंग कर रहे होंगे इसकी, और वो विद इन फ्यू वीक्स या 1 to 2 मंथ्स ये PhD पोजीशंस जो हैं ये अपलोड कर देंगे। तो ये आप फाइल ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हर किस्म का फील्ड है, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेस, बायोलॉजिकल से लेके मटेरियल साइंसेस से लेके इंजीनियरिंग तक के हर कोई फील्ड इसमें अवेलेबल है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। CV का हमने आपको बता दिया। नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं जिनकी अभी एडवर्टीज़मेंट नहीं हुई, आप इसको एक्सप्लोर करें। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि आपका ये वाला प्रोजेक्ट है और मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो हम दोनों का टैली करता है, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दे विल रिस्पॉन्ड यू बैक होपफुली। तो ईमेल कैसे लिखना है, उनकी स्टार्टिंग होगी मार्च से जुलाई के दरमियान, क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने जो मुझे अभी तक थोड़ा बहुत बताया है इस बारे में, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है हंट करने के लिए पोजीशन। और अगर आपको एक यूनिवर्सिटी का पता चल जाता है कि उसने विन किया हुआ है और एग्जैक्ट पैसे का पता चल जाता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी एक्टिविटी है जो उससे रब्ता किया जाए। जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को अपने माइंड में रखेंगे ना और आप इन प्रोजेक्ट्स को लेके अप्लाई करेंगे तो होपफुली आप इजीली टारगेट कर सकते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। तो अब हम जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम फिंगर टिप्स पे जो है अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बताना चाहेंगे। काइंडली अगर आप मेरी हेल्प करें साथ में तो हम एक लिस्ट जो है पूरी पार्टिसिपेंट्स को बता सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा फिर। जी, तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपको क्या लगता है, ताकि हम पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दें जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं अप्लाई करने के लिए। एक मिनट, सबसे पहले आप कह रही हैं कि CV एंड देन कवर, CV, कवर लेटर, लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपकी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स, 2 to 3 रिकमेंडेशन, और इसके अलावा क्या, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, और इसके अलावा जी ये मेरा नेक्स्ट प्रपोजल मांगा हो, लेकिन आई एम श्योर कि काफ़ी प्रोग्राम में मांगते भी हैं। काइंडली आप रिपीट कर दें ये जो डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले CV, ऑफ कोर्स पासपोर्ट इज़ द फर्स्ट वन, देन CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन, कवर लेटर, उसके बाद डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या कवर लेटर ऑफ मोटिवेशन, और फिर डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट्स,
रिकमेंडेशंस रिकमेंडेशन और लेटर्स, थीसिस 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 का या लिस्ट ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ इंग्लिश पब्लिकेशंस, प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश जी प्रोफिशिएंसी जी। सर्टिफिकेट्स आप ज़रूर बनवाएं। अगर आइट्स नहीं, अगर आइट्स है तो आप वो उसको ज़रूर अटैच करें। अगर अपने चांसेस आपने इंक्रीज़ करने हैं तो आइट्स को ज़रूर दें विद इन फ्यू वीक्स। और इसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो वो रिक्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आप हमें एक प्रेजेंटेशन बना के जो है इंटरव्यू में देंगे, वो लेटर स्टेजेस पे उसे हम लेटरली डिस्कस करेंगे। और होपफुली आज का सेशन जो है वो पहले ही 1 घंटे का तकरीबन हो चुका है, तो मैं इसे थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ लेके जाना चाहूँगा। असल में ये हमारा पहला सेशन था। हम कोशिश करेंगे कि हर संडे आपके साथ गपशप लगाएं मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशन से रिलेटेड। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आपको 3 से 4 मिनट हम देते हैं कि आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो टाइप करें कमेंट सेक्शन में, फिर हम उसके आंसर्स देंगे उससे रिलेटेड। मीनवाइल हम थोड़ी सी डिस्कशन साथ साथ कर रहे हैं। जी, तो अभी आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन है विद इन 4 to 5 मिनट्स आप पूछ लें, हम 10 मिनट के अंदर अंदर उसके आंसर स्टार्ट कर। जी, तो हम अभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पब्लिकेशन के बारे में पूछा है, तो वो हमने बता दिया आपको पहले। इज़ इट मैंडेटरी टू हैव पब्लिकेशन? नहीं, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है पब्लिकेशन। उन्होंने भी लिखा होता है कि अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो आप ज़रूर लगाएं, अगर नहीं है तो आपके पास कम से कम कॉन्फ्रेंस का पोस्टर तो होगा जो आपने पब्लिश किया है। क्योंकि अगर मास्टर किया है तो आपके पास कम से कम आपका थीसिस है, तो वो भी पब्लिकेशन में ही काउंट होता है। तो लेकिन जो दूसरी पब्लिकेशन अगर हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं मेरे फील्ड से रिलेटेड। अभी भाइयों का आंसर सुनते हैं। जी उस्मान, आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपका जी, जी तो लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन मांगी गई थी मेरे से भी। मेरे पास एक पब्लिकेशन थी तो मैंने पब्लिकेशन अपनी प्रोवाइड कर दी थी, अपना मैंने अपलोड कर दिया था मैंने उसको। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास पब्लिकेशन नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी क्यूरी विन की है। तो इसमें आप परेशान ना हो। मेरे ख्याल से अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है आप अपनी बाकी चीज़ों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आपको कवर कर लें। जी जी, आप वहाब आप क्या कहेंगे इस बारे में? पब्लिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, बट अगर फॉर एग्जांपल जो मेरा सिनेरियो था उस वक्त मैंने एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर चुका था और एक कॉन्फ्रेंस से एक्सेप्टेंस आई हुई थी, ये दो चीज़ें थी। और तीसरा मैं ये ज़रूर मेंशन करता था कि मैं जनरल पब्लिकेशन के लिए अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ और जल्दी स्टार्ट करूँगा। ऑब्वियसली मैंने जनरल पब्लिकेशन लिखना ही अपनी पीएचडी स्टार्ट करने के बाद की थी, बट मैंने ये बोला था कि आई एम जस्ट इन द प्रोसेस। तो मेरा पेपर जो है वो पीएचडी स्टार्ट होने के 10 महीने बाद पब्लिश हुआ है मास्टर्स का। सो ज़रूरी नहीं है, बट इट्स गुड इफ यू हैव। जी ज़ीशान, आप क्या कहेंगे? हाँ, अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन नहीं भी है तो आप एटलीस्ट अपना मास्टर थीसिस को ज़रूर लिखें। उसके बाद अगर आपने पोस्टर कहीं प्रेजेंट किया आप वो लिखें, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है वो लिखें। और अगर आपका जो रिसर्च पेपर है वो अंडर प्रोसेस भी है या पीयर रिव्यू में भी है या आपने सबमिट भी कर दिया, पब्लिश नहीं हुआ, वो अभी अर्ली स्टेज में है, तो आप उसको मेंशन ज़रूर करें। जो उसका टाइटल है, जो उसका प्रपोजल है, जो सारा कुछ है वो आप ज़रूर लिखें उसमें। और जिसमें आपने सबमिट किया था उस जर्नल का नाम भी लिखें। गुड। तो प्रेफरेबली यही है कि अगर आप पब्लिकेशन हो तो आपके चांसेस काफ़ी इंक्रीज करते हैं इन शॉर्ट। ठीक है। और एक क्वेश्चन था गुल मस्त खान का कि कैन जीआरई इंक्रीज योर चांसेस? आप में से किसी का जीआरई है? मेरा तो नहीं है। नहीं है। मेरा जीआरई था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जीआरई का कोई फ़ायदा नहीं आई वुड से अनलेस और अनटिल आपका कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जर्मन में। जर्मन यूनिवर्सिटी जी जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनपे जीआरई रिक्वायर है उनको, तो अगर आप उधर अप्लाई कर रहे हैं तो उधर आपको शायद एज मिल जाए। लेकिन अगर आप जीआरई वैसे ही दे रहे हैं तो वो आपके एप्टीट्यूड को ज़ाहिर ज़रूर करता है कि आप इतने एबल हैं कि आप इस तरह स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंटरनेशनल लेवल पे दे सकते हैं। तो वो आपका मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एज हो, लेकिन वो इतना कोई डिफाइनिंग नहीं करेगी एप्लीकेशन। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया है रिकमेंडेशन लेटर्स के रिलेटेड। उसके मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि रिकमेंडेशन लेटर अपने सुपरवाइज़र से, मास्टर्स के सुपरवाइज़र के से ज़रूर बनवाएं। और इसके अलावा एसोसिएट या जो फुल प्रोफेसर है उनसे बनवाएं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशन में वो मोस्टली आपके प्रोफेसर या सुपरवाइज़र या रिकमेंडेशन लेटर्स के जो की पर्सनस हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगते हैं। तो मस्ट है कि आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें और उन्हें बता दें कि अगर कोई उनकी तरफ से ईमेल आता है तो काइंडली रिस्पांस दे दें
मोस्टली ऐसा होता है कि टीचर्स को पता नहीं लगता कि ये किसका ईमेल और कैसे रिप्लाई करना है और करना भी है कि नहीं करना, या वो मसरूफ़ होते हैं। तो बेहतर है इन कॉन्टैक्ट रहें जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर अपना बनवाया है। कैन आई अप्लाई विदाउट एम फिल इन PhD स्कॉलरशिप आफ्टर 20 years ऑफ गैप फ्रॉम स्टडीज़? व्हाट डू यू थिंक गाइस? इसमें जो सबसे चांसेस बड़ी काफी चीज़ लो है, है, जी जी, लेकिन डिपेंड करता है कि उस गैप में आप कर क्या रहे थे। असल में जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे लिखा होता है कि आपका 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए मैरी क्यूरी PhD पोजीशंस के लिए। तो आप गैप को जस्टिफाई नहीं कर सकोगे अगर आपका 4 साल से ज़्यादा। जारी हम्म। बात है आपने कोई ना कोई जॉब तो की है, तो वो रिसर्च एक्सपीरियंस आपका 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 4 साल से कम होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं। रिसर्च जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं यही कह रहा था कि अगर रिसर्च एक्सपीरियंस आपका 4 साल से ऊपर है वो तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं जी, और इसमें एमफिल ज़रूरी है आपकी। हाँ, रिकमेंडेशन लेटर्स नीडेड ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन भी हो सकते हैं। वो आपसे ये भी रिक्वायर कर सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंशली आप उन्हें स्कैन करके प्रोफेसर भेज दें या आप खुद भेज दें। इफ़ वी हैव एन इंटर्नशिप फ्रॉम अ कंपनी लाइक सिजेंटा देन वुड यू प्रेफर रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम देम और फ्रॉम इंस्टीट्यूट? फॉर श्योर, अगर उन्होंने आपको 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर की ऑफ़र की जो है आपको वो क्या कहते हैं क्या उसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप रिक्वायरमेंट। ज़रूर एकेडमिक सेंटर से एक बनवाएं। अगर आपकी कंपनी से आपका एक्सपीरियंस है तो आप उससे ज़रूर बनवाएं। ये एक प्रॉपर एज है, क्योंकि मैरी क्यूरी PhD पोजीशंस मोस्टली इंडस्ट्री रिलेटेड ही होती हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं अगर आपने किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, आप में से कोई? जी, मेरे ख्याल से अगर कंपनी का कोई भी जो भी, क्योंकि एक सुपरवाइजर तो होगा कंपनी का भी, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या किसी भी फील्ड में, तो उस सुपरवाइजर से अगर लेटर ले लिया जाए या उस सुपरवाइजर का कांटेक्ट ले लिया जाए तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक प्रोफेसर लाइक टू कांटेक्ट डायरेक्टली टू द सुपरवाइजर्स बाय ईमेल और समथिंग। एक प्रोजेक्ट में मेरी क्यूरी में कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो इस चीज़ को लाइक करते हैं कि उनके रिलेशन भी डेवलप होते हैं, और दूसरा ये कि वो आप डायरेक्टली उस सुपरवाइजर से आपको फीडबैक भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक और और दानिश का जी जी, जी जी, आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? मास्टर थीसिस है ही कंपनी में, तो ऑब्वियसली फिर तो आप कंपनी का जो सुपरवाइजर है उसी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे। तो मेरे ख्याल से इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल दैट इफ यू आर हैविंग ए रिकमेंडर इन एन इंडस्ट्री देन यू शुड गिव हिज और हर डिटेल्स। जी, तो अगर आपका इंडस्ट्री में मास्टर है तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपका जो डाटा है वो सेंसिटिव होता है, आप उसे शेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए जैसे पहले ज़िशान ने कहा, आप अपने थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट बनाएं और उसमें वो चीज़ें लिखें जिसमें डाटा शो ना हो, और उन्हें बताएं कि कॉन्फिडेंशियल है। इससे एक तो उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई ऐसा काम किया है जो पॉलिसी रिलेटेड है या ब्रीडिंग रिलेटेड है या कोई सेंसिटिव डाटा जनरेट किया, लेकिन आप उसको जस्टिफाई करेंगे अपने इंटरव्यू के दौरान। आपसे वो टेक्निक्स और मेथडोलॉजी ज़रूर पूछेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई एज होता है PhD एप्लीकेशन पे, आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल होता है। मुझसे पूछा गया था कि मेरा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका ट्रेनी इंजीनियर्स को ट्रेन करने का या कुछ करने का। तो क्योंकि मैं कंपनी में जॉब कर रहा था और मेरे पास 1-2 ट्रेनी इंजीनियर और इंटर्नशिप्स के लिए कैंडिडेट्स आते थे, तो ये पूछा गया था मेरे से क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर, तो इसका पॉजिटिव एज मिलता है आपको। ये आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अगर आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा एज देंगे फुल ऑफ एप्लीकेंट में। लेकिन एज सच मेरे ख्याल से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी एज पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर एज। अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है और आप ज़्यादा यंग नहीं है और आपका थोड़ा बहुत गैप है और उस गैप में अगर आपने टीचिंग की हुई है और रिसर्च से रिलेटेड काम किया है तो ऑब्वियसली वो आपको एज ज़रूर मिलेगा। और मेरे पास इस तरह के एग्जाम्पल्स भी हैं, मेरे अपने प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह के लोग हैं जो रिसर्च एसोसिएट थे जिन्होंने 6 महीने और 1 साल की रिसर्च इंटर्नशिप की आफ्टर मास्टर, तो उनको काफ़ी एज मिला। जी बिल्कुल, अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस जो बड़ा काउंट होता है। मेरी अपनी मिसाल ऐसे है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में और ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में मैं काफ़ी सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और एज अ वॉलंटियर मैंने काफ़ी काम किया। उसका एज मुझे ये मिला था कि मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो उन्होंने मुझे एज दिया था, और मुझसे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप मैनेज कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों का अगर आपके पास कोई सिचुएशन आ जाती है। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है इंटरव्यू में कि आप जो भी लिख रहे हैं अपनी CV में। और फिर क्वेश्चन आया यहाँ पे कि फंडिंग क्या कितनी होती है। मैंने वीडियो का लिंक दिया, आप उसमें टोटल डिटेल्ड फंडिंग की लिस्ट और आपको कितने यूरोस पर मंथ मिलेंगे वो आप देख सकते हैं।
मैंने पहले कमेंट दे दिया है। आइल्स स्कोर कितना चाहिए, ये आपकी यूनिवर्सिटी पे और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, कुछ रिक्वायर्ड करते हैं, कुछ रिक्वायर्ड नहीं करते। जीपीए लोअर देन 3.5, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर 3.5 से कम जीपीए है तो आप सीजीपीए है तो आप अप्लाई कर सकें? कोई मसला नहीं, आपको अपनी मैनिपुलेट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन कि आप कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो जीपीए के अलावा आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपकी पार्टिसिपेशन है कॉन्फ्रेंसेज में और इस तरह की चीज़ों में, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो आपको वो कंपनसेट हो सकता है जीपीए की तरफ। जीपीए इज़ नॉट द ओनली थिंग, ऑल्सो जीपीए विल मैटर अ लॉट, लेकिन एक जीपीए की बुनियाद पर कभी भी एक स्कॉलरशिप या स्पेसिफिक मैरी क्यूरी पोजीशन विन नहीं की जा सकती। अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरा मास्टर्स में कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन मैंने उसको मैनेज इस तरह किया अपनी गलतियों से सीख के कि इन दी एंड मुझे मिल गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह लेके चलते हो। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी इसमें एक क्वेश्चन आया कि अगर आप इसमें कोई यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर करती है या स्कॉलरशिप की वर्थ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में? इसका मैंने पहले लिंक पोस्ट भी कर दिया है, इस इन चीज़ों सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ है 2 वीडियोस में। आप काइंडली जो स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। लेकिन हम अपने जो भाई हैं इनसे भी पूछते हैं, आप क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर करती है या मैरी क्यूरी खुद ही एक प्रेस्टिजियस नाम है? क्या आप कहते हैं इस बारे में? भाई मेरे ख्याल से जी जी उस्मान। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है एट द एंड कि आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। जो भी आप पीएचडी आपने की है, किसी भी इंस्टीट्यूट से किया, चाहे कंपनी से की है, चाहे यूनिवर्सिटी से किया, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। आपकी पब्लिकेशंस, आपके पेटेंट्स, आपकी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस, ये कितनी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और आपकी रिसर्च इतनी हाई क्वालिटी की अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो यूनिवर्सिटी आपको इतना एज नहीं देगी। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी, इवन मैंने देखा पाकिस्तान में भी लोग हैं जिनकी इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ रिसर्च है कि वो यूरोप को या वो यूके यूएस इनके साथ कम्पीट करते हैं। तो अगर आपकी पब्लिकेशंस अच्छी हैं, आपकी रिसर्च अच्छी है, तो इट डजेंट मैटर कि आपने कहाँ से किया, आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसा है। प्राइमरी थिंग आपकी अपनी प्रोफाइल है। जी वहाब, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशंस हैं तो तब भी मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास 4 पोजीशंस है और आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपने कौन सी चूज करनी है। आपने पीएचडी करनी है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को देख के डिसाइड करें। हमेशा प्रोफेसर को देख के डिसाइड करनी है कि प्रोफेसर के उसकी प्रोफेसर की प्रोफाइल क्या है। तो मैंने भी यही किया था कि लाइक प्रोफेसर की प्रोफाइल अच्छी है, सो ही और शी हैज कॉन्टैक्ट्स, तो उसका आपको फायदा होगा। यूनिवर्सिटी रैंकिंग का मे बी आपको यूएस में थोड़ा सा जब आप यूएस में अप्लाई करते हैं तो मे बी आप उस वक्त वो करें, बट यूरोप में तो यूनिवर्सिटीज़, मुझे इस यूनिवर्सिटी का तो पता ही नहीं था। मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि प्रोफेसर की प्रोफाइल कितनी कैसी है, उसकी प्रीवियस पब्लिकेशंस कहाँ का पब्लिश कर रहा है और कितनी अच्छी प्रोफाइल है उसकी, उसके कॉन्टैक्ट्स कैसे होंगे। जी ज़ीशान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से जो एक बात समझने की है कि एक मैरी क्यूरी और एक यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपने अपने आप को खुद पॉलिश करना और आपने अपने आप को मनवाना है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो फिर आपको ही आगे जाके कुछ बात करेगी। एक अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे कि यार मेरी तो यूनिवर्सिटी विद इन 30 यूएस रैंकिंग में है तो मुझे तो आगे सब कुछ फटाफट मिल जाएगा, तो ये तो एक डेट गेमिंग है मेरे ख्याल से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग आगे जाके मैटर करेगी। यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी है तो वेल एंड गुड, उसका आपको एडना जरूर होगा, लेकिन आपका अपने स्किल्स पर भी डिपेंड करता है कि आपने क्या कुछ सीखा है अगर आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं भी अच्छी। और दूसरी बात ये कि जितनी भी मैरी क्यूरी पोजीशन या जितने मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट मिलते हैं वो सारे कम्पिटेंट प्रोफेसर को ही मिलते जी हैं, जी क्योंकि इसका एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपने काफ़ी कोलैबोरेशन और ये करके करना होता है। तो ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे प्रोफेसर को ये प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि रैंकिंग है ना है। जी, तो मैं इस बारे में ये ऐड करना चाहूँगा, मैंने अपनी एक वीडियो का लिंक जो मैंने पोस्ट किया मैंने उसमें भी ये चीज़ बताई है कि मैरी क्यूरी जो पीएचडी है, ये ऐसे नहीं है कि प्रोफेसर के पास फंडिंग थी और उसने आपको दे दी। पहले प्रोफेसर आपका compete करता है विद इन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मतलब 11 से 12 इंस्टीट्यूट मिल के एक प्रोजेक्ट लिखते हैं यूरोपियन कमीशन के अंडर, वहाँ से वो विन करते हैं। मेरे प्रोजेक्ट के केस में ऐसे हुआ था कि मेरी जो प्रोजेक्ट था वो तीसरे साल में जाके इन्होंने विन किया था, चौथे साल में एडवर्टाइज़ किया इन्होंने। तो ये बहुत ही कम्पिटेटिव प्रोसेस होता है। अगर कोई प्रोफेसर अच्छा होगा तो उसे फंडिंग मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। सेकेंडली, जो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप इनरोल्ड हो,
ये मैटर नहीं करती मेरे ख्याल से पर्सनली, क्योंकि अगर तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, वेल एंड गुड, नहीं है तो मैरी क्यूरी का नाम ही काफ़ी है, आई वुड से दैट। तो मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस अगर आपके पास है, तो इसमें आप ये याद रखें कि आपके कंसोर्शियम में ऐसी ऐसी टॉप क्लास भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो जिनकी रैंकिंग बहुत हाई है, और आप वहाँ पे भी कोर्सेज वगैरह अपने जो है वो अटेंड करेंगे, तो नाम आपकी सीवी में अटैच होगा। या मुझे पता है कि जो डिग्री है वहाँ से आपको नहीं मिलेगी पीएचडी का डिप्लोमा, लेकिन इशू ये नहीं है, आप लर्न करोगे, आप इजीली सेकंडमेंट्स पे जा सकते हो। इसी वजह से मैं दोबारा रिकमेंड करता हूँ कि आप काइंडली, मैंने जो वीडियोस के लिंक स्टार्ट में पेस्ट किए थे कमेंट्स में, तो आप वो ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा। प्रोफेसर अप्लाई करता है फंडिंग के लिए, फिर वो विन करता है, विन करने के बाद वो पोजीशन एडवर्टाइज़ करता है और आप उस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, सेलेक्ट होते हैं, फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको रिसर्च प्रपोजल की भी ज़रूरत नहीं होती। और सेकेंडली, अगर किसी ने अपनी मास्टर्स की डिग्री पाकिस्तान में किसी लो रैंक यूनिवर्सिटी से की है, डजेंट मैटर, एचईसी से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी और कंट्री से किया, फॉर एग्जांपल एरिस्मस प्लस पे हैं आप, या एरिस्मस मुंडस स्कॉलरशिप पे हैं, या आप साउथ कोरिया में है, या चाइना से मास्टर किया है, तो ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी चाहिए या नहीं। बाकी यूरोपियन कंट्री में अगर आप पहले से मौजूद हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है। एम आई राइट? आप इस पे बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पहले तो ये कि आइल्स की मुझे कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आफ्टर द मास्टर्स विद इन यूरोप मुझे कहीं पे मास्टर्स की आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़ जो आप पहले कह रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग की है, तो मैरी क्यूरी के अंदर जब बंदा पीएचडी कर रहा होता है या रिसर्च कर रहा होता है, तो उसमें एक इंस्टीट्यूट सिर्फ नहीं इन्वॉल्व होता, कोई 3-4 तो इंस्टीट्यूट्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं यहाँ पर एक कंपनी के अंदर अपना कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो दो कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, दो यूनिवर्सिटीज और दो कंपनीज बेल्जियम में इन्वॉल्व हैं, और सेकंडमेंट्स होती हैं इंसान की। हम्म। तो आपके पास एक इंस्टीट्यूट नहीं होता सिर्फ अपनी सीवी के अंदर मेंशन करने के लिए, आपके पास 3-4 चीजें होती हैं जिनको आप मेंशन करते हैं कि मैं फलां कंपनी में इतने मंथ रहा, फलां यूनिवर्सिटी में इतने मंथ रहा, फलां कंपनी में इतने मंथ रहा, फलां रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके पास 3 साल 4 साल के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के आपको मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से इतनी परेशानी वाली बात नहीं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा रैंकिंग के हवाले से, जो मैंने पहले कहा था कि मेन हाइलाइट्स ऑफ मैरी क्यूरी पोजीशन इज दैट आपको नेटवर्किंग का मौका मिलता है, और जितनी आपका कंसोर्शियम बड़ा होगा उसमें टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज की नेटवर्किंग बढ़े, तो आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका भी कंसिडर होगा कि यार ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं है, एक पूरे कंसोर्शियम का स्टूडेंट था। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ रैंकिंग को नहीं देखना चाहिए। जी वाह, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आ, इन्होंने सारी यही कह दिए कि इसमें लाइक आपके कनेक्शंस और नेटवर्क्स बहुत होता है। आप डिफरेंट जगह पे जा रहे होते हो और डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, तो आई डोंट थिंक यूनिवर्सिटी रैंकिंग की वजह से आपको वरी करना चाहिए कि मैंने अप्लाई करना है या नहीं। बिल्कुल। और मेरा अभी 3 साल हो गए मेरी पीएचडी को स्टार्ट हुए, और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी यूनिवर्सिटी त्रेंतो इटली में है, लेकिन मेरी जो लिंक्स हैं, जो नेटवर्किंग की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं कनाडा, यूएस, यूके, विद इन यूरोपियन कंट्रीज़, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं कि मेरी सीवी इतनी स्ट्रांग हो गई है। अक्सर मुझे जब मैं जॉब पे अप्लाई करता हूँ तो अप्रिसिएशन भी मिलती है कि आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग है और पीएचडी के दौरान इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। और ये मेरा ही सिर्फ सिनेरियो नहीं है, मेरे जो भाई हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि फंडिंग इतनी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कहीं पर ट्रैवल करने की। जब आप मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशन पे आ गए हैं, रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम है, ट्रैवलिंग भी है, खाना भी है, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड बाय मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डे ऑफ साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे भी आप जाएंगे पूरी दुनिया में ट्रैवल करेंगे तो वो सारा फंडेड है, और अच्छी भली फंडिंग है। तो अगर कोई फाइनल कमेंट्स आप में से देना चाहे तो प्लीज़ आप ज़रूर दें, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर लेटर ऑन बाकी क्वेश्चंस को हम ले लेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आपको परसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपको पोजीशंस अभी नहीं मिल रही है, अभी आपको रिजेक्शन आ रहा है, तो आप बस अपना सेल्फ एनालिसिस करते रहें और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ तवज्जो दें, और जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़ें और उनको फुलफिल करने की कोशिश करें। और कभी भी ये ना देखें कि जो रिक्वायरमेंट में अगर लिखा हुआ है कि मटेरियल साइंस, मेरे पास मटेरियल साइंस की डिग्री नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री की डिग्री है, लेकिन जो उसका रिसर्च एरिया है वो मेरे मास्टर थीसिस से रिलेटेड है, या मैं जिसमें
आगे एक्सेल करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। कभी भी स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ ना जाएँ कि अगर ये मेरे पास ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं है डिग्री के उसमें, तो मैं अप्लाई ना करूँ। अगर आपका रिसर्च वर्क रिलेटेड है उस प्रोजेक्ट से, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से एक न्यू कमर को अपने ज़हन में रखनी चाहिए बिफोर अप्लाई। जी, उस्मान या वहाब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करूँगा कि जब आप पीएचडी पोजीशंस के लिए अप्लाई करेंगे तो यू शुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं है, मैंने कोई 20 अराउंड 20 एप्लीकेशंस मैंने सबमिट की होंगी और मुझे सिर्फ 4 से इंटरव्यू की कॉल आई थी। 3 में मैं फाइनल राउंड में गया था, 2 में सेलेक्ट हुआ था। गुड। तो ये नहीं है कि आप पहले पे ही अप्लाई करेंगे कि भाई यहाँ पे नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होगा। सो पीएचडी के लिए एक में नहीं मिल रही, मेरी मोटिवेशन ये होती थी, मुझे जिस दिन रिजेक्शन आती थी मैं उस दिन 5 और पोजीशन ढूंढ लेता था। जैसे ही मुझे रिजेक्शन आती थी मुझे होता कि लाइक अब मैंने और पोजीशंस को पढ़ना स्टार्ट कर देता था ताकि मेरे पास बैकअप्स क्रिएट होते हैं। तो ये यही होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ये कभी भी नहीं होगा कि आप 5 पे अप्लाई करेंगे, आप लकी हैं, आपको पहली पे भी एक्सेप्टेंस आ सकती है, लेकिन आपको और सेकेंडली आपको किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी उस पर मेहनत रिसर्च करें। कर लें। मतलब मैंने अब किसी प्रोफेसर की पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो चलें उसके पेपर्स आप नहीं भी पढ़ते, उसके 4-5 रीसेंट पब्लिकेशंस के एब्स्ट्रैक्ट को देख लें कि बिल्कुल, वो काम किस फील्ड पे कर बिल्कुल। रहा है, ताकि आप वो एसओपी में मेंशन कर सकें और मैं भी इंटरव्यू के अंदर भी वो मेंशन कर सकें। तो मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा, वैसे एप्लीकेशन बम्बार्ड करने का कोई फायदा नहीं होता। जी, ये लेकिन जैसे ही रिजेक्शन आए तो और अप्लाई करें, जितनी रिजेक्शन ज्यादा आती रहे उतना अप्लाई करते हैं। रिजेक्शन की बात मैं यहाँ पे एक डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि मेरी स्टोरी मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मैं मोर देन 199 पोजीशंस पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, और उसमें से तकरीबन 100 प्लस जो मैरी क्यूरी पोजीशन थी, और लोग कहते हैं कि पीएचडी पोजीशन मिलती नहीं है। मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि मैंने 100 प्लस मैरी क्यूरी पोजीशंस पे अप्लाई किया था, और वो फील्ड जो एग्रीकल्चर साइंसेज में बहुत ही एक साइड फील्ड गिना जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी सर्च कैसी है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है अप्लाई करने में। फिर मुझे एक इंटरव्यू की कॉल आई और उसी में मैं सिलेक्ट हो गया। तो ये लक पे भी डिपेंड करता है। कंसिस्टेंट जितना बंदा होगा, जैसे वहाब ने कहा कि मैं सर्च करता था और एक से रिजेक्शन आती थी मैं 5, यकीन मानो एक हफ्ते के बाद जब मुझे रिजेक्शन आती थी मेरे मुंह पे स्माइल होती थी कि यार ये भी फिर रिजेक्शन आ गई, अभी नेक्स्ट पे अप्लाई करो। तो मैं 5-10 और पोजीशन अप्लाई कर देता था। फिर आहिस्ता 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 सीनियर से मैंने रब्ता किया, उनको एसओपी दिखाया अपना और लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह सारी चीज़ें, उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरी सीवी इंप्रूव हुई, फिर मेरी सिलेक्शन हुई और मुझे इंटरव्यू की कॉल आने लगी। उस्मान, आपका क्या सीन है इस बारे में? जी, मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं ये क्या बताने लगा हूँ कि जब मुझे एक्सेप्टेंस की ईमेल आई थी तो मैंने ये समझ के खोली थी एक और रिजेक्शन आ गई है। तो मैं, क्योंकि मैंने 100 एप्लीकेशंस मैंने सबमिट की थी, और मैंने सिर्फ यूरोप में ही नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ईमेल्स भी की थी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह इंटरव्यू भी दिए थे, कुछ मिल भी गई थी, लेकिन मैंने खुद भी छोड़ दी थी फंडिंग और इन सब की वजह से। लेकिन अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि अगर आप लोग परेशान होंगे रिजेक्शंस को लेके, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने अपने आप को खुद ही मोटिवेट रखना है। रिजेक्शंस आती हैं, हर प्रोसेस में आती हैं, आपको कुछ भी आसान नहीं है, हर चीज़ कुछ ना कुछ एफर्ट के बाद ही मिलती है। अपने आप को काइंडली आप लोग मोटिवेट रखें। एक एग्जांपल है कि मैंने खुद भी 100 जगह मैंने अप्लाई किया और हर जगह से ही रिजेक्शन आती थी। 6-7 इंटरव्यू दिए मैंने, जिनमें से 2-3 मुझे पीएचडीज मिल गई और जिनमें 2 मैरी क्यूरी थी। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, इजी कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से करते रहें तो होता रहेगा। जी, बिल्कुल ऐसा भी है। और कुछ पोजीशंस ऐसी भी होती हैं कि उन्होंने वो एडवर्टाइज़ कर देते हैं, और पोजीशंस उन पोजीशंस पे अप्लाई ही बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर आप फ्रांस में अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंच लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। ये मैरी क्यूरी का सबसे प्लस पॉइंट है। अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मन उसमें एलिजिबल नहीं होते। वो एलिजिबल कैसे नहीं होते? क्योंकि वो रिसेंट 3 इयर्स वहाँ पे रह चुके होते हैं, 3 साल के अंदर वो 12 माह वहाँ पे रहे होते हैं। तो ये आपको एक एज मिलता है, क्योंकि प्रोफेसर उसी बंदे को रखता है जो टैलेंटेड हो। तो मतलब इटली में इटालियन नहीं कर सकते, यूके में ब्रिटिश नहीं कर सकते मोस्टली। तो ये आपको एज मिलता है इसमें। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक मिनट, ये उस्मान भाई का एक क्वेश्चन है कि एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज की है, इसके लिए आगे स्कॉलरशिप। उस्मान भाई, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्ट से एंड तक हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया, आप कैसे सर्च आउट कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल ब्राइट पीएचडी यूएसए से करने का और मैरी क्यूरी पीएचडी करने का क्या डिफरेंस है? जी, क्या कमेंट्स है आपके?
सबसे पहले तो ये कि उसमें आपके ऊपर स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं कि फुल ब्राइट करने के बाद आपने पाकिस्तान वापस आना है, जबकि मैरी क्यूरी में इस तरह की कोई रजिस्ट्रेशन या स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है कि आपने पाकिस्तान वापस आके सर्व करना है। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल से दोनों का सिस्टम बड़ा मुख्तलिफ है, तो मेरा नहीं ख्याल आप किस तरह भी कंपेयर कर सकते हैं फुल ब्राइट और मैरी क्यूरी को, क्योंकि दोनों प्रोग्राम्स काफ़ी डिफरेंट हैं और उनकी लाइन्स काफ़ी डिफरेंट हैं। तो हर एक की अपने बेनिफिट्स और प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह आप कंपैरिजन किसी एक चीज़ से कर सकते हैं फुल ब्राइट और मैरी क्यूरी का। वहाब आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि दोनों बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं। इस केस में सिमिलर हैं कि वो यूएस की टॉप स्कॉलरशिप और ये यूरोप की टॉप स्कॉलरशिप। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें स्टाइपेंड का भी था। आई गेस कि स्टाइपेंड आपको दोनों जगह पे इतना मिलेगा कि आप इजीली सर्वाइव कर सकेंगे, सो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली मैं अगेन मैरी क्यूरी को प्रेफर करूँगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे 3 साल में या 4 साल में पीएचडी करने के बाद मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि मैंने पाकिस्तान में जाके 4 साल लगा के आना है। बिल्कुल। ओके, आपको यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपने फुल ब्राइट पे गए हो और आपने 4 साल में फुल ब्राइट की है, उसके बाद अब आपके पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बट आप नहीं रह सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। ये नेगेटिव पॉइंट है फुल ब्राइट का। लेकिन फिर आप यूएस जा रहे हो, यूएस में डिफरेंट वो है, उनके आपके कनेक्शंस डिफरेंट बनते हैं। यूएस में बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो वो उसका प्लस पॉइंट आ जाता है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि यूरोप में रिसर्च पे ज़्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू यूएस, लेकिन यूएस में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और आई थिंक कि कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। बट मैं सिर्फ उस पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने 4 साल वापस जाके पाकिस्तान गुजारने के बाद फिर आप जब एक दफ़ा वापस चले जाते हो, फिर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ और दैट्स पाकिस्तान से लाइक सर्च करना पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये हाँ, दैट्स समथिंग लाइक आई वुड नॉट वांट फॉर मी। जी, इसमें पर्सनल प्रेफरेंस आती है कि कौन सा बंदा यूएस जाना चाहता है, कौन यूरोप में आना चाहता है, कौन यूरोपियन डिफरेंट 22 प्लस कंट्रीज़ को विज़िट भी करना चाहता है रहते हुए यहाँ पे, और कौन पूरी दुनिया में अपने वीज़ा प्रोसेसेस को फास्टली प्रोसीड करना चाहता है। क्योंकि आप जब मैरी क्यूरी पे आते हो तो आप यूएस में इजीली जा भी सकते हो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे, रिसर्च के लिए, कोलेब्रेशन के लिए इनफ फंडिंग होती है। सेकेंडली बात रही कि एडवांटेज क्या है, आई वुड से the one and that's the most important advantage is that, like, you will work in a consortium, like you will spend part of your PhD studies at one of the other institute, and then you will get a lot of experience, and then you will have like different kind of summer and winter schools in all the universities that are present in the consortium, that may be from UK, that might be from Germany or some other countries. तो ये बड़ा एडवांटेज है कंसोर्शियम में पढ़ने का। और कंसोर्शियम के अलावा जो है वो आपको इजी नहीं होता, मतलब आप अपनी रिसर्च को इजीली डिस्कस नहीं कर सकते। और आई थिंक सो फुल ब्राइट का मेरा इतना आइडिया नहीं है। हाँ, मैंने टारगेट ज़रूर किया था, लेकिन मैरी क्यूरी जो है इजीली अवेलेबल था, एप्लीकेशन प्रोसीजर बड़ा इजी था। यहाँ पे लोगों का एक और बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये कितना कम्पिटिटिव है। आई वुड से कि यार देखो, अगर आप कंसिस्टेंट हो ना और अपनी एप्लीकेशन इंप्रूव करते जा रहे हो तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी पोजीशंस होती हैं मैरी क्यूरी पे कि आप रोज़ाना की 2 से 3 पोजीशंस पे भी अप्लाई कर सकते हो जब ये एडवर्टाइज़ होना शुरू हो जाती है। इसकी कोई डिफाइंड डेडलाइन नहीं होती, हर कंसोर्शियम में हर पोजीशन की डिफरेंट डेडलाइन होती है। तो कभी ये ना सोचो कि सितंबर के एंड पे लास्ट है, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फरवरी के बाद भी काउंट इन करते हैं। तो ये इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कम्पिटिटिव है ज़रूर, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग इसे बना देते हैं। आप अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आप किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। जी, तो मेरे ख्याल से इसको वाइंड अप करते हैं। आई थिंक सो उस्मान, अगर आपका कोई फाइनल कमेंट है तो आप करें, तो हम इंशाल्लाह इसे वाइंड अप करते हैं, और फिर क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में हम फ्यूचर में आंसर करते रहेंगे। जी, फाइनल तो मैं बस यही कहूँगा, आप लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। और बस एक जो भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि फुल ब्राइट और मैरी क्यूरी का कंपैरिजन, तो मैं सिर्फ उस पर यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने आप से ही क्वेश्चन करें कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और कौन सी ऐसी पीएचडी है फुल ब्राइट या मैरी क्यूरी जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव से, आपके टारगेट से क्लोज लेकर जा सकती है। जो भी आपको क्लोज लेकर जाती है आप उसको चूज़ करें। आप उन चीज़ों को ना देखें कि रेटिंग और इन सब चीज़ों को, स्टाइपेंड को, आप बस ये देखेंगे कौन सा ऐसे पीएचडी है या कौन सी ऐसी जगह है जो आपके ड्रीम्स को क्रीप कर सकती है, आपके टारगेट्स को कंप्लीट कर सकती है।
तो आप बस इस चीज़ को देखें और उसको फॉलो करें। That's it. जी, और अगर आपको मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस के लिए और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो मैंने 2 लिंक्स जो हैं वो स्टार्ट में ही पोस्ट कर दिए थे। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे कि मैरी क्यूरी पीएचडी होती क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें कौन कौन सी टाइप है। हमने उसको इस वजह से नहीं डिफ़ाइन किया क्योंकि फिर ये बहुत लंबी कॉल हो जानी थी, पहले ही तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें, 1.5 से ज़्यादा। तो सेकेंडली ये है कि उन वीडियोज़ को देखें और कमेंट सेक्शन में अभी आप अपने जो कोई क्वेश्चन है वो पोस्ट करें, क्योंकि हम हर संडे इंशाल्लाह हर संडे या विद इन लाइक 15 डेज़ हम अपने नए से नए गेस्ट लेके आएंगे। और थैंक यू उस्मान, वहाब एंड ज़िशान, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और वॉलंटियरली आप आए यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे आपके साथ मैरी क्यूरी के क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स करने के लिए, और हम आपको बताएंगे प्रॉपर कि मैरी क्यूरी पोजीशन एक ही एग्जांपल लेके उस पर अप्लाई कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट्स, कवर लेटर और लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे बनाना है, और लास्ट पे आपने सबमिट कैसे करना है। थैंक यू सो मच गाइस। आप अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इसके आंसर्स देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।